गुड इवनिंग टू ऑल। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता था कि आज हम पीजीटी का जो है केवीएस के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। केवीएस टीजीटी का हम बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसे हमने कल पहला लेसन हमने उसमें देखा था, और आज हम केवीएस पीजीटी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप सभी के लिए पीजीटी की पहली क्लास होगी, और जैसा कि हमारा प्लान है कि हम वीक में 3 डेज केवीएस पीजीटी की क्लास रखेंगे और 3 डेज जो है आपकी केवीएस टीजीटी की क्लास होगी। ठीक है, क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जो है इसका लिंक शेयर कर दें, ताकि ज्यादा संख्या में लोग हमें सुन पाएं, देख पाएं और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बना पाएं। अभी आपकी संख्या बहुत कम है। आप सभी से मैंने बोला था हमारी टाइमिंग फिक्स है, तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें। जल्दी से आप लोग जो टीजीटी पीजीटी का ग्रुप है वहां पे शेयर करें लिंक को, सभी को मैसेज दे दे कि क्लास हैज स्टार्टेड। चलिए, तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप सभी से एक छोटा सा मैं रिव्यू चाहूंगा कल की क्लास का। आप लोग मुझे बताएंगे कि कल की क्लास कैसा था, कितना एंजॉय आप सभी ने किया, जो कि मुझे आज की क्लास में आपको हेल्प करे। और यदि आपको कुछ और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं। अच्छा, दूसरी बात, कल की क्लास में थोड़ा सा इको की समस्या थी। आप मुझे बताएंगे कि अभी मेरी आवाज आप सभी को क्लियर जा रही है कि नहीं, कोई इको का इशू तो नहीं है? नहीं, इको है, इको तो नहीं है, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे। मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर जा रही है? 1 सेकेंड। अच्छा, निक्की श्रीवास्तव बोल रही हैं सर एमपी टेट ग्रेड 1 की क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए, ये तो समय के साथ देखेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा। अभी तो फिलहाल हमने एक बहुत बड़ा ये अभियान शुरू किया है आपके केवीएस पीजीटी और टीजीटी के लिए। और जैसा कि इस एग्जाम के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम आपका जो है मार्च में भी करवाया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम इस एग्जाम के बीच में और कोई एग्जाम को लेकर नहीं आना चाहते। हमने जो आप सभी से वादा किया है, हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम पहले इस वादे को पूरा करें और केवीएस के लिए आपको ऐसा तैयार कर दें, क्योंकि बहुत ही कम समय में एग्जाम होने जा रहा है। तो क्यों ना इसको हम टारगेट लेके चलें और फिर उसके बाद से जो है आप सभी को ताकि एक एग्जाम के लिए आपको एकदम विश्वास बन सके कि अब इस एग्जाम में हमें क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो आपकी क्लास चलने वाली है बहुत ही शानदार चैप्टर है। क्लास 11th का सबसे पहला ही चैप्टर हमने लिया है, क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये चैप्टर हमने लिया है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया है, पोर्ट्रेट बनाया गया है खुशवंत जी के ग्रैंड मदर जी का। और खुशवंत जी खुद अपनी जो है लैंग्वेज में खुद खुशवंत जी आके ये पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग साथ ही साथ बहुत सी चीजें यहां पे सीखने वाले हो कि अगर इस चैप्टर को हम कहें थोड़ा सा, चलिए, तो यहां पे ध्यान देंगे आप लोग।
एक मिनट। सबसे पहले तो मैं आप लोग को देखिए, शुरुआती दौर है, मैं अपनी कुछ चीजों को बताने में संकोच नहीं करता, चूंकि अभी हम लोग जो है हैबिचुअल नहीं हुए हैं इस पर्टिकुलर आपके जो बिग स्क्रीन है उस पर यूज करने के, तो इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कहीं लेट लतीफ हो जाया करेगी। जैसे हम जब कर्सर को ऊपर नीचे ले जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना है। जैसे ही हम हैबिचुअल हो जाएंगे आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखिए यहां पे आप ध्यान देंगे कि ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड मैंने कई चीजें आप सभी को मैंने यहां पे आप सभी के लिए एक पीपीटी बनाया है, आप देख सकते हैं। चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। तो ये ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। वास्तव में ये जो चैप्टर है आप सभी देखते हैं कि जो राइटर है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, अपने दादी से, अपने ग्रैंड मदर से, अपने रिलेशनशिप को यहां पे एक्सपोज कर रहा है, हमारे सामने लेके आ रहा है। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को बताता है, ठीक है, तो वो हमेशा ऑटोबायोग्राफी का पार्ट कहलाता है, ठीक है। बायोग्राफी आप सभी को पता है कि यदि आपके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बताए या कोई किताब लिखे तो बायोग्राफी कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है। आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्राज एन पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। यहां पे ऑथर जो है अपनी दादी मां का एक पेन पोर्ट्रेट यहां बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप ऑथर को देखते हैं तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली एक आपके दिमाग में इमेज बनती हुई नजर आती है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो वास्तव में हैं कैसी, ठीक है। तो ऑथर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत बेहतरीन वर्ड्स का यूज किया है और ग्रैंड मदर की इमेज हमारे सामने एकदम क्लियरली नजर आती है। यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड्स देयर रिलेशनशिप एंड नाउ ही अंडरगोज सेवरल चेंजेस। और वो एकदम क्लियरली बताता है कि कैसे उनके रिलेशनशिप था, ऑथर और ग्रैंड मदर का कैसा रिलेशनशिप है और कैसे समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं, आपको ये देखने को मिलता है इस चैप्टर में। इन अदर वर्ड्स द स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंड सन टू हिज ग्रैंड मदर। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि ग्रैंड मदर को बहुत ही ब्यूटीफुली यहां प्रेजेंट किया गया है। हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटर ने यहां पे अनफोल्ड किया है। तो निश्चित रूप से एक ट्रिब्यूट आप कह सकते हैं जो ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को दे रहा है। आगे ध्यान दें। द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। बिल्कुल जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार से जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप है उसके बहुत से छोटे छोटे पहलू हमारे सामने खुल के आते हैं और बहुत ही साइकोलॉजिकली उसे राइटर ने यहां पे डिपिक्ट किया है। इट इज अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये बहुत ही शानदार है कि यहां पे हमें एकदम यथार्थ चित्र देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी जो आपके दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, किस तरह वो अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समय जो उनका एंड वाला टाइम होता है, अपना पूरा पूरा समय वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार के हमारे जो दादा दादी थे वो फुल टाइम जो है हमारे पीछे लगे रहते थे, कहां और कहीं पर भी जाइए तो आपको अपने साथ लेके जाते थे। तो बहुत बड़ी चीज है ग्रैंड पेरेंट्स का जो डिवोशन है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति, वो इस चैप्टर में क्लियरली आपको दिखाया गया है। तो ये आपका एक करेक्टर चैप्टर का स्केच था कि ओवरऑल इस चैप्टर में आपको देखने को क्या मिलता है वो हमने यहां पे आपको बताने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि और इस चैप्टर में नेक्स्ट जो है कुछ, जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो चैप्टर में आपको डिफरेंट कैरेक्टर स्केच देखने को मिलता है, डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो भी हम आपको यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो देखें कौन कौन से हैं। तो जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ दो ही कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं, एक तो ग्रैंड मदर हैं और दूसरा खुद आपका ऑथर हिमसेल्फ ही है, यानी खुशवंत सिंह, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड मदर हैं आप सभी देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लेने की कोशिश की है और ये इमेज एक रियल इमेज जैसा है कि वास्तव में ऑथर जैसे यहां पे प्रेजेंट कर रहा है।
अपनी ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर वास्तव में कैसी दिख रही है, तो आप देख लो, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देख लो। जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो ये जो पिक्चर है ये आपके दिमाग में रहेगा, तो चैप्टर को समझने में, पढ़ने में बड़ी आपको आनंद आएगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो आर्थर की ग्रैंड मदर है वो शायद कुछ ऐसी ही हैं, शायद कुछ ऐसी ही हैं आर्थर की ग्रैंड मदर। चेहरे पे आप देख सकते हैं कि रिंकल्स हैं इनके, काफी एजेड लग रही हैं, तो कुछ ऐसे ही आर्थर की ग्रैंड मदर हैं। यहां पे खुशवंत सिंह दूसरे कैरेक्टर हैं, तो देखते हैं कि ग्रैंड मदर आप सभी को पहले बता दिया कि आर्थर की ग्रैंड मदर हैं, जिन्होंने बताया है इन्होंने कि वो रिलीजियस पर्सन हैं, बहुत ही काइंड लेडी हैं। और कद कैसा है आर्थर की मदर का, तो शॉर्ट स्टेचर्ड हैं, छोटी कद की हैं, मोटी भी हैं और स्लाइटली बेंट हैं। जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो हम झुक के चलने लगते हैं, तो वो सारी फीचर्स जो हैं आर्थर के ग्रैंड मदर में है। हर फेस वाज रिंकल्ड, उनका फेस जो है रिंकल्ड है। एंड सी वाज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, और हमेशा जो है व्हाइट क्लॉथ वो पहनती हैं, ठीक है, एकदम व्हाइट क्लॉथ पूरी तरह से आर्थर की ग्रैंड मदर पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह आप सभी को पता आर्थर है, और ये अपने चाइल्डहुड डेज और अपना जो चाइल्डहुड डेज से लेके अपने एडल्ट होने तक के जो अपने ग्रैंड मदर से रिलेशनशिप को है वो इसको यहाँ पे आर्थर प्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। दो ही कैरेक्टर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इमेज और छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा आप सभी को दिखाने की कोशिश की है। आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर्थर्स ग्रैंड मदर। कौन सा इसमें फीचर है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आर्थर के ग्रैंड मदर से बिलोंग नहीं करती है। तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। बी रेडी फॉर दैट। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से मैंने लेक्चर को आप सभी के लिए प्लान किया है। अब देखिए चैप्टर की समरी आ गई है। अब इसके बाद आप ध्यान दें कि मैंने क्या क्या प्लान किया है। चैप्टर की समरी है, फिर उसके बाद से आपको जो है और भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे प्लान किया कि इस चैप्टर से आप क्या सीखते हो, लेकिन ये बाद में मैं बताऊंगा। जब आपको पूरा आप पढ़ लोगे तब ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी यहां पे आप सभी के लिए लिया है, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में चीजों को समझ में आए। ठीक है, तो देखिए भाई, अभी मैंने शुरुआत कर दी है, लगभग 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे नहीं मजा आने वाला है, मुझे इससे ज्यादा भीड़ चाहिए, क्योंकि यस के सर डायरेक्टली आ रहे हैं आपके पास और बहुत सी चीजें आपके लिए बहुत प्लान्ड वे में लेके आ रहे हैं। हाँ, इतना मैंने कभी, मतलब इस बार पता नहीं क्यों एक मन में आ गया ना कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे फ्री चलता है तो लोग ऐसे चलाते हैं, लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बनाया कि इस बार मैं फ्री बैच ऐसे चलाऊंगा ना कि जिस तरह से मैंने पेड बैच भी नहीं चलाया कभी। मतलब एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि यहां अपने आप को प्रूव करने की बात है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग कहें कि ये फ्री बैच चला दिए, बेवकूफ बना के चले गए। 1% भी मन में कहीं से कोई ऐसा चांस नहीं है। मैंने एक भी ऐसा पेड बैच नहीं है जो चला रहा हूं, मैंने सारे पेड बैचेस बंद कर दिए हैं। किसी भी पेड बैच में मैं एडमिशन तक नहीं ले रहा हूं, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि इस बार फुल्ली डिवोटेड हैं हम इस पर्टिकुलर आपके बैच के लिए। और हमने सोचा है, नए साल में रेजुलेशन है मेरा कि मैं इस बार आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूं। एक भी रुपया आप सभी को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। तो आप पहले फटाफट एक काम करें, आप लोग इसको शेयर करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इसको ग्रुप में शेयर करें, जो आपके टीजीटी पीजीटी के ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करें जल्दी से। चलिए, यहां पे आप लोग को मैं जो चैप्टर है आपका, ये ओरिजिनल टेक्स्ट मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ो और इसका पूरा अनुभव लो आप।
चलिए थोड़ा सा देखिए, ध्यान दें। एक्चुअली ये जो आपका एग्जामिनेशन है डिस्क्रिप्टिव पेपर है नहीं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग आंसर में लिखना है नहीं, तो थोड़ा सा हमारी स्पीड फास्ट रहेगी। और एक हमारे साथ और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर हम बहुत ज्यादा, जैसे हम अपनी क्लासेस, जैसे मैं जब पढ़ाता था केंद्रीय विद्यालय में, तो एक चैप्टर को पढ़ाने में हम लोग एक एक हफ्ते का समय लेते थे, बहुत आराम से पढ़ाते थे, एक एक पॉइंट्स को बहुत ज्यादा क्लियर करते थे। लेकिन चूंकि अब वो स्टेज नहीं रहा, चूंकि वो बच्चे भी छोटे थे, 11th में गए हैं, तो उनका अभी उतना लेवल हाई नहीं था, तो उनको चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बतानी पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि आप ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यूजी पीजी कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है, जो हमारा बैच कर निश्चित रूप से वो पीजी कर चुके हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेच्योरिटी क्लास 11th के बच्चे से बहुत ज्यादा है। बहुत से डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको पहले से पता है। तो अब हमारा मेन फोकस ये होगा कि वास्तव में इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जहां से एमसीक्यू बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुख्य फोकस हमारा वहां पे होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कई बार बहुत सी चीजें छोड़ते हुए भी चलेंगे जो हमें लगेगा कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, क्वेश्चन यहां से बिल्कुल नहीं आ सकता। तो उस हिसाब से एक हम अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे और थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब ध्यान देना आप सभी को, आपके सामने ये आपका जो है स्क्रीन है, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देखेंगे। और एक्चुअली मैं तो अपनी बुक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। तो ये मेरा बहुत ही पुराना बुक है, आप देख सकते हैं कि ये 2017-18 में मैं इस बुक से पढ़ाया करता था। अब थोड़ा सा ये सौभाग्य से ये बुक मेरे पास बची हुई है, केवल एक मात्र बुक 11th की बची हुई है, 12th वगैरह की बुक है नहीं। तो मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बुक से मुझे प्यार है, लगाव है, और उसी बुक से आप सभी के समक्ष आ रहा हूं। आप सभी लोग स्क्रीन पे, आप सभी को यहां पे टेक्स्ट ओरिजिनल दिख रहा है और मैं बुक से पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. तो जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो कैसी हैं भाई? वो हर किसी के एक ओल्ड वुमेन है, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति का ग्रैंड मदर होती है, तो ग्रैंड मदर हमेशा ओल्ड ही होती है। तो मेरी भी ग्रैंड मदर कैसी है भाई? ओल्ड वुमेन है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, यहां पे ओल्डनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और बहुत बढ़िया से इस बात को बताने की राइटर ने कोशिश की है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. राइटर कह रहा है कि लगभग 20 सालों से मैं अपनी ग्रैंड मदर को जान रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी हो सकता है कि राइटर के जब से सेंसेज आए हैं, ठीक है, जब से राइटर ने ग्रैंड मदर को समझना शुरू किया, तो हो सकता है कि आप मान के चलें कि राइटर की एज लगभग 20 साल के आसपास ही होगी, 21 साल या 22 साल, जब ये अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहा है जिस स्टेज में जाके, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को लगभग 20 सालों से देख रहा हूं, और 20 सालों से ये कैसी है? सी इज ओल्ड एंड रिंकल्ड। ये 20 सालों से भी ओल्ड एंड रिंकल्ड है, यानी जैसी बूढ़ी ये 20 साल पहले थी, अभी भी वैसी ही दिख रही है, ठीक है। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं, देखो राइटर को यहां बहुत सी चीजें हैं, और जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं उसी तरह से राइटर ने यहां पे बताने की कोशिश की है कि ऐसा लोग कहते हैं कि वो कभी यंग थी, कभी ऐसा था कि वो यंग थी, प्रेटी थी, खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उसके हस्बैंड भी थे। ध्यान देना है, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन राइटर कह रहा है ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है विश्वास करना कि कोई कहे कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी खूबसूरत दिखती थी जैसे कि आज मेरी मम्मी या यंग एज की जो लड़कियां दिखती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि ग्रैंड मदर को राइटर ने हमेशा ऐसे ही देखा कि उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, ठीक है। तो इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है, एक बच्चा एक बचपन से लेकर जैसा हम दूसरे को देखते हैं, तो हम उस तरह कैसे विश्वास कर पाएंगे? तो ये राइटर के लिए एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट था विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट है वो कहां पे हंग है भाई? मेंटल पीस के पास इन द ड्राइंग रूम, ठीक है।
तो यहां ध्यान देना कि ग्रैंडफादर का भी थोड़ा सा जिक्र है यहां पे। अब ग्रैंडफादर का जो जिक्र है ये बता रहा है कि राइटर ने चूंकि पहले ही बताया कि इसकी जो अपनी ग्रैंड मदर है वो 20 सालों से उनको वैसे ही देख रहा है, ठीक है। अब एक बात अपने ध्यान रखना कि इसका मतलब यह भी है कि जो इनके ग्रैंडफादर हैं इन्होंने ग्रैंडफादर को कभी देखा ही नहीं है। जो 20 साल का समय है उस साल के दौरान, जब से आर्थर का बर्थ हुआ है तब से इन्होंने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा है, क्योंकि इसके ठीक पहले एक स्टेटमेंट है कि सी इवन हैड अ हस्बैंड इट वाज हार्ड टू बिलीव। तो वो इस बात को उसके लिए बहुत कठिन हो गया विश्वास करना कि उनका एक हस्बैंड भी था। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपने ग्रैंडफादर को देखा ही नहीं, बस उनकी पोर्ट्रेट देखी है, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर वाज द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर सिचुएटेड, ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो है कहां पे सिचुएटेड था। तो यह भी आप सभी को ध्यान देना है कि हंग नियर द, ठीक है, अबव द मेंटल पीस, ठीक है, इन द ड्राइंग रूम। ही ओवर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। यहां पे ग्रैंडफादर के भी अपीयरेंस की बात की गई है कि ग्रैंडफादर का अपीयरेंस कैसा है भाई, तो वो एक बिग टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। आप सभी को पता है कि बहुत पहले जो है धोती कुर्ता का प्रचलन था, ठीक है, या फिर ऐसे कपड़े पहनते थे जो पाजामा टाइप का होता था। तो इनके ग्रैंडफादर कैसे कपड़े पहनते थे, पाजामा टाइप का, आप कह सकते हैं लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनके ग्रैंडफादर की और क्या विशेषता थी, ध्यान रखना है कि ग्रैंडफादर का जो बियर्ड था वो बहुत ही लॉन्ग था और बहुत ही व्हाइट कलर का था, और वो कहां तक आ रहा था, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब उनके पूरे चेस्ट तक जो है उनकी बियर्ड काफी लंबी सी थी, जो पोर्ट्रेट में दिख रही थी वहां तक आ रहा था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे, लगभग 100 साल के दिखते थे। तो यह ध्यान रखना है आप सभी को। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ द पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और इनके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी उस पर्सन की तरह नहीं दिखते थे, ठीक है, जिनकी कोई वाइफ हो या फिर चिल्ड्रन हो, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता था कि केवल और केवल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते हैं। सिर्फ उसका रीजन यही है कि उम्र बहुत ही ज्यादा ग्रैंडफादर की दिख रही है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और यही वजह था कि जो ग्रैंडफादर हैं वो इतने ज्यादा एजेड दिख रहे हैं, 100 साल के, तो राइटर के लिए यह विश्वास करना कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी यंग थी और प्रेटी थी, ये उसके लिए रिवोल्टिंग था। वो बिल्कुल भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था। She often told us of the games and she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अब ध्यान देना, यहां पे जो भी चीज है, चूंकि ग्रैंडमदर अक्सर बताया करती थी राइटर को, या जो भी और भी राइटर के पिताजी हैं, चूंकि वो भी बेटे हुए, तो उन लोग को जब ये अपनी स्टोरीज बताया करती थी, कब की, जब ये यंग थी उस समय की जब ये स्टोरी बताती थी, तो बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं करते थे। इनको लगता था कि ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ये बिल्कुल बेकार की बात है, दादी माँ कह रही हैं, ये बिल्कुल भी सत्य उसे साबित नहीं होता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई प्रोफेट्स की कहानियां चल रही हैं जिसमें मैजिक की बात होती है, ठीक है, और ये सब मैजिक वगैरह की चीजें जो है वो रियल नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने देखा कि जो पहला पैराग्राफ है यहां पे ग्रैंडफादर के बारे में जिक्र किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको कहीं पर भी ग्रैंडफादर का जिक्र नहीं मिलेगा। दिस वाज द ओनली फर्स्ट पैराग्राफ। अब आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि ग्रैंडफादर को सबसे पहली बार जिक्र कहां मिलता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के बिगिनिंग में मिलता है। अब ये जो पहला वाला आपका जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि ग्रैंडफादर का पूरा जो है आपको एक कैरेक्टर स्केच दिखाने की कोशिश की गई है, उनके फीचर्स को दिखाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब हम आ जाते हैं ग्रैंड मदर के कैरेक्टर की ओर और देखते हैं, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे कि आप लोग को क्या पहला वाला पैराग्राफ जो मैंने बताया एकदम क्लियरली समझ में आया? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमें थोड़ा तेजी से चलना है भाई। तो इसलिए आप लोग बताएंगे, अगर कहीं कोई डाउट दिक्कत समस्या हो तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बताते रहेंगे। कई बार मैं अपनी मोबाइल को नहीं देख पाऊंगा तो आप अपने मैसेज को डाल देंगे, मैं उसे बाद में देख लूंगा। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। अब ग्रैंड मदर की विशेषता को, पर्सनालिटी को बताने की कोशिश कर रहा है राइटर कि वो कैसी है, शॉर्ट है और फैट है, छोटी कद की, मोटी है, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई है। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका फेस कैसा है? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स है। अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक इमेज दिखाया था एक ओल्ड लेडी का, जिस तरह किस तरह उसके चेहरे पे ढेर सारे रिंकल्स थे। जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो आप सभी को पता है कि जो हमारी स्किन है वो काफी जो है सिकुड़ जाती है और इसकी वजह से रिंकल्स केवल स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है लाइंस रिंकल्स की हैं। आप कभी अपने ग्रैंड मदर या कोई भी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड पर्सन है जो 80 साल का, उसको देखिए, उसके चेहरे पे आपको लाइंस दिखेंगी। तो वही कह रहा है कि क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, ढेर सारी ऐसे एक दूसरे को काटती हुई लाइंस दिख रही हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, वी हैड, आगे देखते हैं, राइटर कह रहा है कि हम लोग सर्टेन थे कि वो हमेशा वैसे थी जैसे वो अभी है। यस, जैसा हम उसको अभी जानते हैं ये हमेशा वैसी ही रही होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव गॉन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। उसी बात को राइटर फिर रिपीट कर रहा है कि ओल्ड है और इतनी ज्यादा ग्रैंड मदर ओल्ड है, इतना ज्यादा उसके चेहरे पे झुर्रियां हैं कि अब इससे ज्यादा ओल्ड वो नहीं हो सकती थी। और यही वजह है कि उसी एज में राइटर को 20 सालों से वैसे ही दिखाई पड़ रही है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और राइटर फिर कह रहा है कि वो प्रेटी तो नहीं हो सकती। अब यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है, देखो राइटर रिपीट कर रहा है, बहुत समझना है। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कह रहा है कि प्रेटी तो नहीं हो सकती लेकिन खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। अब यहां पे दो वर्ड में बहुत समझना है कि प्रेटी किसको कहते हैं और ब्यूटीफुल किसको कहते हैं, समझना है। तो अब यहां पे ध्यान देना कि प्रेटी अक्सर जैसे जो है, जब हम अपने आप जो चेहरे पे, देखो प्रेटी उसी को स्पेशली बोलते हैं जो यंग एज में या ऐसे लोग जो कि सुंदरता, जैसे जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है उसके आधार पे जो खूबसूरती होती है, उसके आधार पे यदि बोला जाए तो आपको प्रेटी बोला जाएगा कि आपका चेहरा खूब चमक रहा है। ठीक है, और जो है जैसे आप लोगों ने ट्रू ब्यूटी एक लेसन पढ़ा होगा जिसमें रोजी लिप्स की बात की जाती है। ठीक है, और एक गाना भी ऐसे है, काली आंखें गुलाबी चेहरा, ऐसे करके ढेर सारे गाने भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें राइटर को तो ये लगता है कि अगर कोई प्रेटी है तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर तो प्रेटी नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, खूबसूरत तो है। अब खूबसूरत क्यों है उसका आधार देखते हैं क्या है भाई। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट white with one resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है। बहुत अच्छा जी, अलग अलग कमेंट आ रहा है कि प्रेटी यंग जनरेशन को बोलते हैं ब्यूटीफुल दिल से। अभी इस पे बात करते हैं, तब तक आप लोग सोचते रहिए, जवाब देते रहिए। होबल्ड, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड मिल रहे हैं। वो होबल करती है, होबल करने का मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप होबल कर रहे हैं तो होबल करने का मतलब कि आप बहुत अजीब तरीके से लड़खड़ा के चल रहे हैं। जब आप एकदम बढ़िया से ना चल पाए, ठीक है, थोड़ा सा झुक के चलें, लड़खड़ा के चलें, तो इसको बोलते हैं होबल करना। ठीक है, तो सी वाज, ठीक है, सी वाज होबलिंग, और इस तरह से वो लड़खड़ाते हुए पूरे घर में चलती थी। एंड क्या पहनती थी? इन द स्पॉटलेट व्हाइट। स्पॉटलेट व्हाइट मतलब क्या? जो ऐसी साड़ी पहनती थी कि जो पूरी तरह से व्हाइट थी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ये 100 साल के आसपास लग रहा है, तो रंग बिरंगी साड़ियां नहीं पहनती थी दादी मां।
दादी माँ एकदम व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी और एकदम साफ क्लीन। आगे ध्यान देना है, ठीक है। प्रतिभा भारती बता रही हैं ही दैट्स रोजी चीक्स एंड कोरल लिप्स, बहुत अच्छा। ट्रू ब्यूटी, प्रेटी देखने के लिए कोरल लिप्स होने चाहिए हैं और रोजी चीक्स होने चाहिए, बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, और ये दादी के पास था नहीं तो इसलिए दादी प्रेटी नहीं है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जब दादी चलती थी तो आप सभी को पता है कि दादी का जो है स्लाइटली बेंट थी, तो इस वजह से अपने एक हाथ से, देखो दादी चलती कैसे थी, अच्छी तरह से ध्यान दे लो, ऐसे पैर आराम से चल, सही तो चल नहीं पाती थी होंगी, और ये झुकी हुई थी तो ऐसे इस पे हाथ लगा के चलती थी वो, ताकि गिरे ना वो, अपने स्टूप को बैलेंस करने की कोशिश करती थी दादी, ठीक है। और एक हाथ से इसको करती थी और एक हाथ में माला लिए हुई थी, माला लिए हुई थी। माला कौन, आप देखते हैं जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हम ऐसे माला को, बहुत से लोग को मैंने देखा है जो रिलीजियस होते हैं तो माला लिए जाते हैं, उसमें ढेर सारे बीट्स होते हैं, उसको बारी बारी से ऐसे ऐसे एक एक बीट्स को गिनते हैं और एक एक बार जो है ईश्वर का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ किया करती थी, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ से अपनी कमर को पकड़े हुए पूरे घर में घूमा करती थी, ध्यान देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया। हर सिल्वर लॉक्स, अब जो माता जी हैं, ग्रैंड मदर जी हैं, ये तो आपने देखा ये चीज करती थी, चेहरे के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि चेहरे के ऊपर क्या होता है, तो फोरहेड के ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। तो ये जो माता जी के बाल माता जी के जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, जो लॉक्स हैं, ठीक है, ठीक है, वो कैसी हैं जी, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। तो जो माता जी के लॉक्स हैं, जो केस हैं, केस वो क्या है भाई, वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। कैसे बिखरे हुए हैं, अनटाइडली, अनटाइडली बिखरे हुए हैं, यानी व्यवस्थित क्रम में नहीं है, ठीक है। जैसे आप भाई जब हम यंग एज में होते हैं तो बालों को संवारते हैं एकदम बढ़िया से, हैं बढ़िया से मांग निकालते हैं ये मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती हैं। लेकिन जब एक एज हो जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है, बाल भी कम हो जाते हैं, तो बस वो ऐसे ही बिखरे रहते हैं। तो दादी जी के बाल भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं उनके हेड पे, और जो है अनटाइडली ओवर हर पेल अनपकड़ फेस, और ये उनके फेस के चारों ओर ऐसे फैली हुई है, जो कि फेस इनका कैसा पेल है। पेल होने का मतलब क्या हुआ जी, बहुत ही अनकलर्ड है, ठीक है, पीला पड़ गया है फेस और रिंकल्ड है ही फेस पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। और अब देखो, अब दादी मां का स्केच समझने की कोशिश करिए। दादी मां क्या कर रही हैं कि ऐसे एक हाथ से ये पकड़ी हुई हैं, दूसरे हाथ में उनके पास रोजरी की बीट्स है, ठीक है, और ऐसे चल रही हैं, और चलते हुए अपने मुंह में साइलेंटली जो है वो कुछ चैंटिंग कर रही हैं, कुछ प्रेयर कर रही हैं, ठीक है, रिसाइटिंग कर रही हैं, कुछ मंत्र वगैरह, और बीट्स एक हाथ से एक एक बदलती जा रही हैं, चैंटिंग करती जा रही हैं, इस तरह पूरे घर में घूमती रहती हैं। तो ये दादी जी का जो है व्यक्तित्व है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्लियरली सबको समझ में आ गया भैया। तो लिप्स लगातार चल रहे हैं दादी मां के, और इस तरह पूरे घर में घूम रही हैं। यस शिवाज अब उसी बात को रिपीट कर रहा है कि अब ब्यूटीफुल क्यों है। अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि जिसका कैरेक्टर इतना बढ़िया है, रिलीजियस है, ठीक है, हर समय जो है घर में घूम रही हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं, एक चिंता रहती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं कि सब कुछ सही से है कि नहीं है, कुछ इधर उधर पड़ा है तो उसको उठा के सीधा रख दे रही हैं। तो ये सारी चीजें, तो वही कह रहा है राइटर कि यस शी वाज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जब विंटर का समय होता है तो आप माउंटेन्स के पास देखिए किस प्रकार से क्या होता है कि पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ता है। जब विंटर के समय हम लोग घूमने जाते हैं ठंडे प्लेसेस पे, तो आप देखिए चारों ओर पहाड़ों पे आपको माउंटेन दिखाई बर्फ दिखाई पड़ता है, बिल्कुल व्हाइट बर्फ चादर। तो वही कह रहा है कि जो दादी माँ हैं वो कैसी दिख रही हैं, एकदम वैसी हैं जैसे विंटर लैंडस्केप होता है माउंटेन्स का। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्यूटीफुली ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। तो यहां पे बहुत ही बढ़िया एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जिस प्रकार आप विंटर के समय में देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल हो जाता है, जो व्हाइट बर्फ से पूरी पहाड़ पर्वत जो एरिया है ढक जाता है, उसी प्रकार से हमारी दादी माँ है बहुत ही पीसफुल्ली घर में घूमती रहती हैं, और पूरी तरह से जो है जो उनका व्हाइट क्लॉथ है जो वो अपनी साड़ी पहनती हैं, बिल्कुल विंटर समय को दिखाता है।
और उसी तरह से जो है बहुत ही पीसफुल नजर आती हैं, और इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है उसे आप प्रेटी ना कह के ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? मैं आप लोग के बहुत से लोग की कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल डूब जाता हूं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। सेकेंड पैराग्राफ जो है एकदम क्लियर है सभी को। शुड आई गो हेड? मुझे आगे बढ़ना चाहिए अब। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे सिमली का जो है यहां पे आपको मिलता है, बल्कि सिमली क्या आप कह सकते हैं, यह सिमली है, यहां पे क्लियरली सिमली है। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आथर्स, ठीक है, ठीक है, एक बात ध्यान देंगे यहां पे कि यहां पे जो है आथर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अपनी माता ग्रैंड मदर को बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो प्रेजेंट कर पाए, और इसलिए यहां पे जो है सिमली का भी वो प्रयोग करता है, जैसे कि आप देखते हैं पोएट्री में मिलता है। तो आपसे एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आथर्स मदर हैज बीन कंपेयर्ड, आथर की जो ग्रैंड मदर है उन्हें कंपेयर किया गया है, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। किससे कंपेयर किया गया है? तो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से कंपेयर किया गया है। यस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई, ध्यान देना, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। जो मेरे ग्रैंड मदर हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि क्लास को, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट नहीं है, जो साउथ वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनको क्लास पूरी तरह से इंग्लिश में चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरे ढेर सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साउथ वाले पार्ट से बिलोंग करते हैं जैसे कोलकाता वगैरह से, और वो भी इस समय क्लास को लेते हैं। मैं कभी भी ये क्लास देखो, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं स्पेशली, तो वहां हमारा मीडियम पूरी तरह से इंग्लिश ही रहता है, या हम कई बार बाइलिंगुअल रहते हैं। लेकिन यहां पे हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर हम बाइलिंगुअल होंगे तो एक ही चीज को मुझे 2 बार बोलना पड़ेगा, वो भी मैं नहीं चाह रहा हूं। और अगर मैं प्योरली इंग्लिश में क्लास को रखता हूं, तो जो हिंदी मीडियम बेल्ट के स्टूडेंट हैं, जो कि ज्यादा मात्रा में तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा हेल्प की जरूरत है, वो पूरी तरह से मेरी क्लास से बाहर हो जाएंगे। और स्पेशली ये जो मैं क्लास लेके आया हूं, ये हिंदी मीडियम बेल्ट के स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने के लिए लेके आया हूं। इंग्लिश मीडियम बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी। मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर हम स्पेशली जो है इंग्लिश मीडियम के, चाहे हमारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश का रहा हो, लेकिन मैं हिंदी में कोई चीज लिख नहीं रहा हूं, आप कम से कम हिंदी समझने की तो क्षमता रखें। जितने भी ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया वाले पार्ट से हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई हिंदी लैंग्वेज इतनी तो जरूर जानिए कि हिंदी समझ पाए आप। बाकी जो चीजें यहां लिखी हुई हैं वो सब इंग्लिश में है, यहां तक कि जो मैं मीनिंग बताता हूं वो भी इंग्लिश में बताने की कोशिश करता हूं। तो इतना तो जरूर आप लोग सपोर्ट करें, अदरवाइज जो हमारे हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो नित्या जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना तो हमारे देश की लैंग्वेज है हिंदी, आप सभी को पता है, राष्ट्रभाषा है। और अगर आप आप लोग को एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उस बात को समझिएगा। केंद्रीय विद्यालय में रूल है, मैं पीजीटी इंग्लिश था, लेकिन मुझे ना जाने कितनी बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे टोका, और एक बार तो मुझे ये बोल दिया, सर आपको नोटिस देना पड़ेगा क्या। मैं एप्लीकेशन अक्सर जो है इंग्लिश में लेके, मतलब एप्लीकेशन, चूंकि हम पीजीटी इंग्लिश हैं तो एप्लीकेशन रिपोर्ट सब कुछ इंग्लिश में बनाएंगे। तो कई बार मुझे अपने एप्लीकेशन के लिए मुझे टोका गया कि सर आप हिंदी में भी दीजिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा को अमल करने के लिए बार बार उसमें आ रहा था। राजभाषा के लिए जो है कई बार मीटिंग भी कराई गई थी कि जो हमारी लैंग्वेजेज हैं हम उसमें राजभाषा का भी इस्तेमाल करें, कम से कम राइटिंग वगैरह में कम्युनिकेशन राजभाषा का इस्तेमाल करें कई बार। तो इसके लिए भी नोटिस दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप केबीएस में जा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और हम दोनों क्या थे भाई, बेस्ट फ्रेंड थे। अब यहां पे एक बात समझना है, एक नया डिस्क्रिप्शन ला दिया। अब तक क्या था कि ग्रैंड मदर को कह रहा था कि राइटर यहां पे कि बहुत बूढ़ी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, इनके तो हस्बैंड नहीं हो सकते, ये कभी प्रेटी नहीं हो सकती। लेकिन अब अचानक ग्रैंड मदर को फ्रेंड बताने लगा है राइटर। अब समझना है, ये एक नया प्रकार का रिलेशनशिप दिखा रहा है और ये बता रहा है कि जैसे बॉयज फ्रेंड्स हो सकते हैं, सेम उम्र के लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है राइटर और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई हमसे 50 साल, 60 साल, 70 साल बड़ा है, वो भी हमारा फ्रेंड हो सकता है। एक मूवी मुझे यहीं पे याद आती है कि अगर आप सभी ने सूर्यवंशम मूवी देखी हो तो सूर्यवंशम मूवी का मुझे एक सीन याद आता है कि किस प्रकार से जो है अमिताभ बच्चन के जो पिताजी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और अमिताभ बच्चन को अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। फिर अमिताभ बच्चन बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनकी वाइफ एक IAS ऑफिसर बन जाती हैं और उसके बाद से जो उनका जो बेटा होता है, बड़ा खूबसूरत बेटा रहता है और वो अपने स्कूल जा रहा होता है। फिर उसके बाद जब अमिताभ बच्चन के जो पिताजी उनको पता चलता है कि ये मेरा बेटा, मेरा मतलब ग्रैंडसन है, तो उनकी जो ममता है, उनका जो कंपैशन है, जो प्यार है, वो अपने ग्रैंडसन के लिए वापस आ जाता है और अचानक उस बेटे से मिलते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद मिलने के बाद वो इतना प्यारा बच्चा होता है, इतने मैनर्ड तरीके से उनसे व्यवहार करता है कि अमिताभ बच्चन उससे फिर दोस्ती कर लेते हैं, उस छोटे से बच्चे से, और उससे कहते हैं, वो पूछता है कि मैं क्या आपको बोलूं, तो कहते हैं कि मेरे को दोस्त बोलिए आप, ठीक है। तो दोस्ती का रिलेशनशिप बिल्कुल ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है, ये हमें शुरुआत से ही ऐसे फिल्मों के कल्चर में भी और ऐसा देखने को मिला है। दोस्त आप न कहें लेकिन आपके साथ वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे वो आपके दोस्त हों, क्योंकि अक्सर देखिए बच्चे अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर से वो हर बात शेयर कर लेते हैं जो कि अपने मम्मी और पापा से शेयर नहीं करते, और बहुत बार वो शेयर करने के बाद बोलते हैं कि पापा से मत बताना और मम्मी से मत बताना, ठीक है। तो वो चीजें यहां पे आपको जो है क्लियरली दिख रही है। अच्छा, जितने भी लोग लेट में आए हैं उन सबको मैं एक बार फिर बता दूं कि अभी हम जो है क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर को, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप बेस्ट पॉसिबल वे में एक एक वर्ड को समझ सकें, ताकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपसे अछूता ना रहे, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में, ये कितनी लंबी चलने वाली है। क्या ये फ्रेंडशिप अंत तक चलेगी या फ्रेंडशिप में बीच बीच में कुछ, देखो ये जो पूरा चैप्टर है ये बीच बीच में यही दिखा रहा है कि जो इनकी फ्रेंडशिप हो किस प्रकार उसमें तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है और जो डिफरेंट आपके उतार चढ़ाव हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, दोनों लोग गुड फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब आर्थर के पेरेंट्स जो है शहर में गए, वहां पे कुछ अपने आप को सेटल करने के लिए बिजनेस के सिलसिले में, तो उन्होंने आर्थर को ग्रैंड मदर के पास ही छोड़ दिया और वहीं पे आर्थर रह रहा अपनी ग्रैंड मदर के साथ। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। ग्रैंड मदर क्या करती थी, रोज सुबह आर्थर को उठा देती थी मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए, आर्थर को स्कूल के लिए वो तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब देखो ग्रैंड मदर, आप सभी को पता उनका एक एज हो गया है, तो वो हमेशा जो है बहुत सी रिलीजियस सॉन्ग है जो उनको याद रहता था, तो वो उसे जो है प्रेयर किया करती थी रोज सुबह के समय उठ के। और जो है चूंकि प्रेयर है तो ग्रैंड मदर की एक एज भी हो चुकी है, तो इतना ज्यादा वो सुरीली आवाज में नहीं गा पाती थी। जो उनकी वॉइस थी वो मोनोटोनस बताई गई है, डल बताई गई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वॉइस में नहीं गा पाती थी, ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात रहता था कि जो मैं ये गा रही हूं, चूंकि ये रिलीजियस सॉन्ग है, तो ये मेरा जो ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह, वो भी इसे याद करेगा, उसे ध्यान से सुन रहा होगा। लेकिन खुशवंत सिंह को बस मजा नहीं आता था, बस सुनते रहते थे, और इस प्रकार वो खुशवंत सिंह को नहलाती थी और उसे जो है ड्रेस पहना के रेडी कर देती थी स्कूल के लिए। लेकिन यह है कि खुशवंत सिंह को सुनना पड़ता था, और क्या सुनना पड़ता था, आई लिसेंड
वो जो सिंग सॉन्ग है मोनोटोनस प्रेयर, उसे सुनना पड़ता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। अब देखो, चाहे वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी राइटर जो है उसे सुनता था, क्योंकि उसे अपनी दादी माँ की आवाज चूंकि रोज सुनता था तो अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी उसने उसे लर्न करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि उसके यहां पे जो राइटर है, आप सभी को पता है कि बहुत पहले, आजकल के बच्चे स्लेट वगैरह जानते ही नहीं है, मैंने भी स्लेट का यूज किया है और बहुत से लोगों ने स्लेट का यूज किया होगा शायद। तो आथर किस पे पढ़ता था, किस पे लिखता था? स्लेट पे लिखता था। पहले एक स्लेट आता था, ठीक है, वुडन स्लेट होता था लकड़ी का, और उस पे जो है हम जो है वो जो सेल वगैरह यूज होता था टार्च वगैरह में, उससे जो है उसको लिपाई पुताई करके खूब बढ़िया कर देते थे। या जैसे भी स्लेट ऐसे मार्केट में भी मिलता था, तो आप स्लेट ले लीजिए, उस पर चाक वगैरह से हम लोग लिखा करते थे, और यहां तक कि वो एक पेन आता था, उससे भी हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो ये है भाई। तो यहां पे वही बता रही हैं, और आथर बता रहा है कि वो मुझे वुडन स्लेट मेरी दादी देती थी, और उसे जो है हमेशा खूब बढ़िया से साफ करके, और उसे जो है येलो चाक से प्लास्टर करके जो है, ताकि उस पर मैं बढ़िया से लिख सकूं। और टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक इंक पॉट होता था जिसकी सहायता से आप उसको उसमें लगा के और उसकी सहायता से आप लिखते थे। ठीक है, शायद आप लोग को अपने बचपन के कुछ लोगों ने शायद ऐसा यूज किया हो, श्रीपति जी बता रहे मैंने लिखा हो। आप लोग को याद आ रहा है क्या कि आप लोग किस प्रकार बचपन में ऐसा हुआ होगा कि वो जो स्लेट होती थी, पहले आप उस पर चौक से लिखते थे, फिर उसके बाद आपसे कहा जाता था कि इसको आप इंक पॉट, ठीक है, जो चौक का घोल बना होता था, उस घोल को, और लकड़ी की एक वो बनाई जाती थी पेंसिल टाइप का, पेन टाइप का, उसकी सहायता से आप उसको लेके और उस पर चढ़ाते थे। ठीक है, कई बच्चे बहुत सुंदर चढ़ाते थे, बहुत सुंदर लिखते थे। अच्छा, उससे लड़ाई भी करते थे, जब गुस्सा आता था तो मारपीट भी देते थे स्लेट से। तो स्लेट एक हथियार की तरह भी लोग यूज, कुछ लोग तो बड़े भारी भारी स्लेट लेके आते थे। ठीक है, तो ये एंड अ रेड पेन, और इसके अलावा जो है एक रेड पेन जो है, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो इस तरह उसे एक इंक पॉट मिलता था, और इसके अलावा एक रेड पेन मिला हुआ था। उन सारी चीजों को एक बंडल में बांध के वो दे देती थी बस्ते के रूप में कि ये तुम्हारा बैग है और इसी से तुम्हें पढ़ाई करना है। अच्छा, कौन कौन लोगों ने लिखा है? श्रीपति जी कह रहे हैं कि मैंने लिखा और लड़ाई भी की है। प्रीति जी कह रही है मैंने भी यूज किया। प्रतिभा कह रही है मैंने भी यूज किया है। निक्की कह रही है मैंने भी लिखा है स्लेट पर। अच्छा, रीता भी लिखी है, श्रीपति जी भी लिखे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब देखो, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं कि ये बताओ राइटर अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेता था। व्हाट डिड ही यूज टू टेक इन हिज ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में राइटर क्या लिया करता था? तो ध्यान देना है, राइटर अपने ब्रेकफास्ट में उसे चपाती मिलती थी, और चपाती कैसी थी भैया? स्टेल थी। पहले आज की तरह सिस्टम नहीं है, और पहले आप सभी को पता है मोटी रोटी खाने का शौक था, मोटी चपाती बनती थी। आज तो गैस है तो बहुत पतली पतली लोग बनाते हैं, बहुत पहले लोग चपाती बहुत मोटी बनाते थे, उसको आग में जो चूल्हे में सेक देते थे, काफी बढ़िया मोटी सी अच्छी हो जाती थी, और उसको जो है चटनी से या किसी भी चीज से खा लीजिए आप, अच्छा लगता था। ठीक है, तो बहुत ही मोटी, और चूंकि अब गर्म नहीं हो सकता था तो स्टेल चपाती जो है ये, और उस पर बटर थोड़ा सा रहता था और शुगर रहता था, तो उसको ये मिला के खाते थे। हाँ, पटरी का वी वेंट टू स्कूल, और इस प्रकार हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब एक बात और ध्यान देना है कि दादी माँ जो है अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए जो ये चपाती वगैरह खा लिए, फिर उसके बाद दादी माँ जो है कुछ और चपाती अपने साथ रख लेती थी। और किस लिए रखती थी? क्योंकि जब ये जाती थी तो रास्ते में बहुत ढेर सारे डॉग्स मिलते थे, तो उन डॉग्स को चपाती ये दे दिया करती थी। ठीक है, तो ये भी दादी जी का जो है एक रूटीन था कि रोज जो है चपाती लेके जाती थी, डॉग्स को देती थी। चलिए, आप सभी को क्लियर है भाई? पैराग्राफ क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? शुड आई गो अहेड?
अब आगे यहां देखते हैं और क्या हो रहा है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, जो कि मेरी ग्रैंड मदर है वो हमेशा स्कूल जाती थी। विद मी, मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। अभी ध्यान देना, एक एक स्टेज है, यहां कई स्टेज आपको दिखेगा, ठीक है, कई स्टेज आपको दिखेगा यहां पे। तो जो सबसे ये पहला स्टेज है, और ये पहला स्टेज कब का है, जब जो आर्थर के पेरेंट्स हैं वो शहर गए हुए हैं। उस समय आर्थर अपनी दादी माँ के साथ गांव में है, और उस समय का जो सिचुएशन है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो दादी माँ इस समय आर्थर के साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि आर्थर बहुत छोटा है। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, और उस स्कूल टेम्पल से अटैच था, तो दादी माँ का डबल काम हो जाता था कि वो छोड़ भी देती थी, और उसके बाद जब वो चले जाता था आर्थर अपने स्कूल में, तो उस दौरान दादी माँ अपना टेम्पल में बैठ के प्रेयर करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। और जो प्रीस्ट है, ठीक है, वो क्या करता था, अल्फाबेट सिखाता था और साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था, ठीक है। तो वो एक तरह से चूंकि टेम्पल से सटा हुआ था, तो सारी चीजें जो है आपको टेम्पल के तरीके से मिल रही थी। वाइल द चिल्ड्रन सैट, ठीक है, इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। और आप लोग को याद होगा बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, तो किस प्रकार से, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो सीन, वो दृश्य अब तो अब हो ही नहीं सकता। वो पहले के दृश्य कितने अच्छे थे कि हम लोग को रो में बैठा दिया जाता था, और उसके बाद से एक स्टूडेंट क्या करता था कि टेबल्स पढ़ता था, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। चूंकि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूं, तो वहां पे टेबल्स वो पहाड़ा आप कह लें, 2 1 कम 2 2 दूना 4 ऐसे चलता था, और सब बच्चे एक साथ बोलते थे। और जो तेज बच्चे होते थे, अक्सर मुझे बहुत बार मौका मिला है पहाड़ा पढ़वाने का, गिनती गिनाने का और बहुत सी चीजें, तो वो सारी चीजें जो है एक बच्चा बोलेगा और सारे बच्चे कोरस में उसके साथ गाते थे। इसी तरह से पोएम वगैरह भी हम लोग लर्न करते थे कि पोएम वगैरह एक बच्चा एक एक लाइन गा रहा है और सारे बच्चे साथ में गा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से मौके आए। उसी तरह का दृश्य यहां भी है कि सारे बच्चे कोरस में जो है अल्फाबेट को लर्न कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी ग्रैंड मदर क्या कर रही है, बच्चे कोरस में अल्फाबेट वगैरह पढ़ रहे हैं, और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो इस समय टेम्पल में अंदर बैठी हुई है, वहां पे जो रिलीजियस बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़ रही हैं वो। When we had both finished, जब दोनों लोग अपना काम कर लेते थे, यानी आर्थर की पढ़ाई पूरी हो जाती थी और ग्रैंड मदर की वहां पे प्रेयर पूरी हो जाती थी, स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो इस तरह फिर ये अपने घर की ओर लौटते थे। तो आपको डेली की दिनचर्या समझ में आ गई कि किस प्रकार सुबह ये लोग ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद दादी माँ कुछ चपाती ले लेती थी जो डॉग्स को दे देती थी। फिर ये लोग टेम्पल पहुंचते थे, टेम्पल में अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर ये सीखते हैं, फिर अपना ये पढ़ रहे होते हैं, दादी माँ स्क्रिप्चर पढ़ रही होती हैं। फाइनली जो है दोनों लौटने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स विल मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जब ये लोग लौटते थे तब जो विलेज डॉग्स हैं वो क्या है, वो टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, ठीक है, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर चपातीज विथ थ्री टू देम। यह भी एक बहुत शानदार दृश्य था कि दादी माँ और आर्थर अपने घर की ओर जा रहे हैं, और दादी माँ जो है चपाती जो है डॉग्स के बीच में फेंक रही हैं, और डॉग्स उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक दूसरे से जब चपाती फेंका जा रहा है तो जो डॉग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं और चपाती एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच जा रहे हैं, या जब तक कि चपाती खत्म नहीं हो जा रही है। तो बहुत ही शानदार दृश्य है ये सारा, बहुत ही शानदार जो है बचपन के दिनों को जो है याद दिला रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला स्टेज था। अब आगे देखते हैं और क्या हो रहा है, क्या इसके बाद भी कोई स्टेज है। तो इसके बाद ये पहला स्टेज था। इसके बाद अचानक जो है इनके जो पेरेंट्स हैं आर्थर के, वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी एंड दे सेंट फॉर अस। जब पेरेंट्स वहां जाके अपने बिजनेस को संभाल लिए, बढ़िया सा घर ले लिया, तो उन्होंने फिर क्या किया, अब जो है दादी माँ और जो आर्थर है इन दोनों लोग को शहर में बुलावा कि आप लोग वहां आ जाओ। अब ये दोनों वहां आ जाएंगे, और यहीं से क्या हो गया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यहीं से जो उनकी फ्रेंडशिप है उसमें क्या हो गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट
इन द फ्रेंडशिप ऑफ द आथर एंड ग्रैंड मदर। तो टर्निंग पॉइंट क्या था? व्हेन द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर वेंट टू वेयर? वेंट टू द सिटी, ठीक है, टू लिव विद हिज फादर, ठीक है, विद हिज पेरेंट्स। तो तब ये जो सिचुएशन आया, तब ये इनके बीच में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अब ध्यान देना है, एल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब यहां पे ये दोनों सेम रूम शेयर करते हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी। सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया? सबसे बड़ा चेंज यही आ गया कि जो ग्रैंड मदर पहले आथर के साथ रोज स्कूल जाती थी, अब वो आथर के साथ स्कूल नहीं जा रही है। क्यों नहीं स्कूल जा रही है? क्यों? आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि अब एक और चेंज आया कि आथर जो अभी तक जिस स्कूल में पढ़ता था वो हिंदी स्कूल था, लेकिन अब जिस स्कूल में जा रहा है वो पूरी तरह से एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, और उस स्कूल में ले जाने के लिए एक मोटर बस आती है जो घर तक आती है, उसमें बैठ के आथर जाता है। तो इसलिए अब दादी मां को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और एक और कमी थी कि पहले जब ये लोग जाते थे आते थे तो डॉग्स मिलते थे, अब वो डॉग्स आपको नहीं दिख रहे हैं। एंड सी टुक नो फीडिंग स्पैरोज, ठीक है, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द अवर सिटी हाउस। अब एक बात ध्यान देना है कि वहां पे दादी मां जब गांव में थी, जब विलेज में थी, तब क्या करती थी? तब ये डॉग्स को देती थी चपाती। अब जब यहां पे डॉग्स नहीं मिल रहे हैं तो अब किसको दादी मां चपाती देंगी? तो अब ये स्पैरोज को देंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेकेंड स्टेज है जहां पे आथर जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ सिटी में चला गया है, वहां पे एक बहुत बड़े बड़े जो चेंजेज आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं? तो सबसे पहला चेंज ये है कि अब दादी मां जो है स्कूल नहीं जा रही है आथर के साथ, और दूसरा चेंज है कि अब डॉग्स की जगह पे जो दादी मां ब्रेड्स देती हैं वो स्पैरोज को देती हैं। क्लियर है सभी को बात ये? तो ध्यान रखना। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट एवरीडे कब है? तो यूपी टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट एवरीडे आप सभी को बताया गया कि रोज सुबह 5 बजे कराया जाता है। तो आप लोग 5 बजे करें, और इसके अलावा शाम को 7 बजे भी कराया जाता है। तो आप लोग रोज सुबह शाम 2 समय टेस्ट को देते रहें। आप सभी के लिए टेस्ट उपलब्ध रहेगा। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो टेस्ट पड़ा रहता है, लेकिन कोशिश करें कि आप टाइमली आएं। और जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम का जिसमें 800 प्लस स्टूडेंट हैं उसमें जुड़े, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो जो है दादी मां थोड़े ना स्कूल जाएंगी बस से तो केवल आथर ही जाएगा, तो आथर ही जा रहा है। अब आगे देखते हैं। एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, क्या हुआ जी? वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, समय के साथ साथ अब आथर और जो ग्रैंड मदर हैं वो एक दूसरे को कम देख पा रहे हैं। उसका रीजन है कि आथर जो है ज्यादातर समय स्कूल में जाता है। आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी समस्या है ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स में बस वगैरह का सिस्टम हो गया है। आप सपोज करो कि बस आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ही केवल लेकर उसे जाना है, उससे 50 बच्चों को रिसीव करना है। तो जो बच्चा सबसे दूर होगा उसे सबसे पहले रेडी होना पड़ता है, ठीक है। अब वो बच्चा पता चला उसका स्कूल 10 बजे से है, लेकिन वो 7:30 बजे ही रेडी हो गया, 8 बजे ही रेडी हो गया है। अब बस उसको ले ली। अब उसके बाद वो बारी बारी से सबको ले रही है, और फिर उसके बाद वो 9 साढ़े 9 बजे तक स्कूल पहुंच रहा है, ठीक है। तो सुबह वो एकदम चला गया, और फिर जब छोड़ेगा भी तो उसमें भी लेट लगेगा। तो ज्यादातर समय तो स्कूल के बस से जाने आने और पढ़ने में ही आथर का चला जा रहा है। तो अब दादी माँ से मुलाकात कम हो रही है, और जब वहां से आ रहा है तो उसके बाद उसे होमवर्क वगैरह करना, उसका प्रेशर अलग है। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से दादी माँ से कैसे कैसे क्या चीजें हो रही, देखते हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेकअप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी माँ ने प्रयास किया। ध्यान दीजिए यहाँ का ये जो पैराग्राफ है ना, बहुत ही क्रूशियल पैराग्राफ है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कि यहाँ राइटर बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे और जो मेरी ग्रैंड मदर है, जो कि हम कभी एक समय बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अब हमारे बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। उसके रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द मेन कॉज, ठीक है,
व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द आथर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ध्यान दें आप। जब आथर कह रहा है कि जब मैं स्कूल से आता था तो उसके बाद से सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट अस। वो अक्सर पूछती थी कि ये बताओ बेटा, ये बताओ खुशवंत कि आज क्या पढ़ाया गया। तो खुशवंत सिंह क्या बताते थे, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड etc। तो जब आथर स्कूल से आता था और दादी माँ पूछती थी कि बेटा क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तो आथर ऐसी ऐसी चीजें बता रहा था जिसका दादी माँ से कोई पाला नहीं पड़ा था। सिंपल सी बात है, दादी माँ के समय जो एजुकेशन था वो दूसरे प्रकार का था, और दादी माँ ने जो एजुकेशन लिया था वो एजुकेशन पूरी तरह से प्योरली हिंदी मीडियम में था, और आथर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि आथर केवल इंग्लिश वर्ड्स को बताता था कि ये चीज बताया गया जो दादी माँ को बिल्कुल नहीं समझ में आता था, और वो साइंस से रिलेटेड चीजें बताता था जो दादी माँ ने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो अब दादी माँ से सिंपल सी बात है, पहले तो दादी माँ कुछ बता भी सकती थी, अब तो इसमें कुछ उसे पता ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। और देखते हैं भाई, तो दिस मेड मी, अब यहां पे क्या होता है, दिस मेड हर अनहैप्पी। जब ये बातें वो सुनती तो उसे लगता कि यहां तो उसे कुछ आता ही नहीं है, और इस वजह से वो अनहैप्पी फील करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे लेसन्स में मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। और सबसे ज्यादा वो दुखी यही इसी बात के लिए थी। आप सभी को पता है कि जब गांव में राइटर पढ़ता था तो वहां के स्कूल में जब ये जाता था तो इसे मॉर्निंग प्रेयर सिखाया जाता था। इसके अलावा जो है स्क्रिप्चर्स के बारे में भी कुछ चीजें जो है बताई जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो है दादी माँ देख रही कि स्कूलों में जो है गॉड, स्क्रिप्चर्स, इन सब चीजों के बारे में कोई भी चीज नहीं बताया जा रहा है, और उसे इस बात का दुख होता था कि हमारा जो लाडला ग्रैंडसन है वो बिगड़ रहा है इंग्लिश एजुकेशन में, इंग्लिश स्कूल में। आगे देखते हैं। One day I announced that we were being given music lessons। अरे बाप, अब बहुत खतरनाक हो गया कि एक दिन आथर ने यह कहा कि हम लोग को म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है, हमें म्यूजिक सिखाया जा रहा है। अब ध्यान देना, यहां से बातें बदलती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि म्यूजिक और डांस ये दो चीजें ऐसी थी जो कि पता नहीं क्यों ये वेस्टर्न जो है कल्चर, हालांकि शास्त्रीय डांस हमारे यहाँ भी है, क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है, वेस्टर्न डांस है, इस बात का जो है हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो एल्डर्स रहे हैं, वो पता नहीं क्यों विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रेडिशन में ये नहीं था, और उनको ये लगता था कि जो बच्चा जो है डांस करने लगा, गाना गाने लगा, वो बर्बाद हो गया। और ऐसे जो है ये बहुत से ऐसे केसेस देखने को भी मिले हैं कि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, फिर उधर ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही दादी माँ के साथ हुआ कि जैसे उनको पता चला कि आथर जो है वो म्यूजिक लेसन ले रहा है, तो दादी माँ के ऊपर जैसे बम गिर गया। अब दादी माँ का ध्यान दो, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रही है दादी माँ। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी माँ के लिए म्यूजिक ल्यूड एसोसिएशन रखता है। ल्यूड का मतलब आप समझ सकते हैं एक सेक्सुअल कन्नोटेशन है। जो ऐसे लोग जो कि बहुत ही खराब प्रवृत्ति के होते हैं, मैनर के लोग होते हैं, उनके लिए, ठीक है, जो नीचे प्रकार के लोग होते हैं, निचले दर्जे के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए, मतलब दादी के लिए मतलब था कि ये म्यूजिक डांस वगैरह तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत ही खराब कैरेक्टर के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहां से अब दादी माँ, क्योंकि दादी माँ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि दादी माँ अगर कहें अपने बेटे से कि बेटा ये जो है देखो ग्रैंडसन क्या सीख रहा है, तो वो लोग, उनको पता है कि आज के मॉडर्न समय के साथ भैया ये सब जरूरी है, तो दादी माँ को बोल देते थे कि भाई उसे सीखने जो सीख रहा है। तो अब दादी माँ का कुछ चल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानती कि बेटा तो जो पढ़ रहा है अब स्कूल तो छुड़ाया नहीं जाएगा मेरी वजह से। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक आने वाला है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हॉर्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। दादी माँ का सोचना था कि ये जो म्यूजिक लेसन्स हैं ये तो वास्तव में हॉर्लॉट्स और बेगर्स का है, यानी जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, वो केवल म्यूजिक गाना गाते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा, आप लोग ट्रेन वगैरह में देखे हैं
कि जो भिखारी भीख मांगते हैं वो गाना गा के गाते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे या फिर ईश्वर के नाम पे दे दे, या फिर तरह तरह के गाने गाते हैं वो लोग और गाना गा गा के भीख मांगते हैं। तो दादी माँ को लगा कि ये गाना गाने का काम तो भिखारी लोग करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन लोग करते हैं, हॉर्लट्स। ये काफी अच्छा वर्ड है। हॉर्लट्स का मतलब होता है जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जो वेश्याएं होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक वर्ड है हिंदी में, गांव का वर्ड है नचनिया, आपने सुना होगा। जो नचनिया लोग हैं जो कि इसको पेशे के तौर पे यूज करते हैं कि वो गाते हैं और उसके बाद जो है डांस करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, तो उसके केस में इस तरह से बहुत ही खराब तरीके से दादी माँ का कॉन्सेप्ट था म्यूजिक को लेके। और जब इन्होंने देखा कि ये हमारा बेटा ये भी वही कर रहा है तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि ये मानती थी कि जो सामान्य जनता है, जो थोड़ा भी सम्मानित व्यक्ति है, वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सी सेड नथिंग। अब दादी मां समझ गई कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, मेरी एक उम्र हो गई है, ये सब मेरी बात नहीं मानने वाले हैं। तो जब आपको चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं और आप उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप शांत हो जाएंगे। तो दादी माँ के साथ कुछ ऐसा ही हो गया कि दादी माँ जो पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, जैसे बेटा आया दादी माँ तैयार बैठी है, बेटा क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया। अब दादी माँ धीरे धीरे, जब बेटा इंग्लिश के वर्ड बोलने लगा तो थोड़ी दूर हुई, फिर साइंस के वर्ड्स बोलने लगा, आज मैंने ग्रेविटी पढ़ा है, आज मैंने आइंस्टीन को पढ़ा है, तो दादी माँ और दूर होने लगी। और जब उसने अंतिम में बता दिया कि मैं तो म्यूजिक सीख रहा हूं और आके डांस कर रहा है, तब अब समझ गई कि पक्का मेरा बेटा जो है गलत दिशा में जा रहा है। और अब दादी माँ ने पूरी तरह से जो है अपने रास्ते को अलग कर लिया ग्रैंडसन से। दोस्ती में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। अब वो शांत हो गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके साइलेंस का मतलब यह नहीं था कि जो ग्रैंडसन कर रहा वो सही है, निश्चित रूप से वो नहीं था, बल्कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो डिसअप्रूवल था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसको उन्होंने मान्यता नहीं दिया, लेकिन शांत रही। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उस दिन के बाद से दादी माँ ने आर्थर से बहुत कम बात किया। बहुत ऐसे कम अवसर आए जब दादी माँ ने आर्थर से बात किया। तो आप सब समझ सकते हैं कि अब ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ से दादी माँ और आर्थर के बीच के रिलेशन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा दूरी आ गई। जो कभी एक गहरी फ्रेंडशिप थी कि हर समय दादी माँ अपने ग्रैंडसन के पास रहती थी, वो धीरे धीरे अब ऐसी हो गई है कि अब दादी माँ ग्रैंडसन को शायद ही कभी कभार बोलती है, कभी कभार मिलती है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया ये बताइए कि दादी माँ फिर करेगी क्या ग्रैंडसन से। आप सभी को पता है कि जो दादा दादी होते हैं ज्यादातर अपना समय वो ग्रैंडसन और जो ग्रैंड चिल्ड्रेन होते हैं, ग्रैंड डॉटर, उनके साथ बिताती हैं, ठीक है, बिताते हैं। लेकिन जब अब उनके साथ भी दूरी हो गई तो अब दादी दादी क्या करेंगे, दादा दादी। तो मुझे याद है कि मेरे नाना जी थे, मैं एक समय तक जब तक वो काम कर पा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने काम करना, उनकी शरीर उस तरह से साथ नहीं दे रही थी, बीमार रहने लगे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का सारा समय उनको मैं दिन भर देखता, जब भी मैं जाता था देखता था कि वो अपने हाथ में एक माला लिए रहते थे और एक जगह बैठ जाते थे पालथी मार के और दिन भर उसी मुद्रा में बैठे रहते थे, आंख बंद करके वो माला ऐसे हाथों में एक एक बीट्स को घुमाते रहते थे और आंख बंद करके डिफरेंट जो मंत्राज हैं रिसाइट करते थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है रिलीजियस सॉन्ग को, जो भी उनको आता था, या फिर राम 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 ऐसे करके, तो ये सारी चीजें वो किया करते थे। तो वही दृश्य अब दादी माँ के पास आने वाला है, क्योंकि दादी माँ एकदम खाली हैं, तो अपने समय को कैसे पास करेंगी। तो एक तो रिलीजियस चीजें हैं और दूसरा और भी कुछ है, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं, वो अभी हम और इसको बाद में देखेंगे, अभी वो आएगा, तब तक और चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक तो बात हमें समझ में आ गया कि राइटर जो है और दादी माँ के बीच में पूरी तरह से दूरी बन गई है। अब राइटर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्कूल एजुकेशन अब उसका पूरा हो गया है, अब उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है। तो अब देखते हैं भाई, तो अब स्टेज थर्ड पे हम आ गए हैं, तीसरे स्टेज पे हम आ गए हैं और इस स्टेज में देखते हैं व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी। इस स्टेज में आतर कहां चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अभी तक देखो अब एक बहुत बड़ा चेंज आया कि अगर अब आपसे बोला जाए कि ये बताओ जब आर्थर यूनिवर्सिटी में गया तो क्या चेंज आया,
तो सबसे बड़ा चेंज यही आया कि अब आर्थर को एक अपना अलग रूम दे दिया गया। यानी जब तक आर्थर सिटी में था उस समय तक आर्थर और ग्रैंडमदर का रूम एक ही था, वहां पे लिखा हुआ ना वी शेयर्ड वन रूम। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, चूंकि आर्थर एक दूसरे जगह पे गया है तो अब उसका जो रूम है वो दादी मां के रूम से अलग हो गया। तो ये एक बड़ी चीज है। अब आगे देखते हैं, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब तो दादी पास में रही ही नहीं, तो जो थोड़ा बहुत लिंक था, पहले कम से कम दादी को देख भी लेता था आर्थर, अब वो भी खत्म हो गया। तो जो कॉमन लिंक है फ्रेंडशिप का वो भी अब टूट गया भैया पूरी तरह से। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ, व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड बिटवीन द आर्थर एंड ग्रैंडमदर? तो आंसर क्या होगा, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। अब ग्रैंडमदर क्या करेगी भाई, ये तो नहीं कह सकती कि बेटा मेरे लाडले मेरे को छोड़ के मत जा, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, नहीं कह सकती, क्योंकि बेटे को आगे बढ़ना है, एक अलग दुनिया देखना है, जीवन में बहुत कुछ करना है, तो कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो अकेली हो चुकी है और इस सिचुएशन में उसने अपना जो अकेलापन है उससे फाइनली जो है उसे स्वीकार कर लिया और अपने अकेलेपन में दादी मां बिजी हो गई। आगे देखते हैं, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी मां ने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा सबसे प्यारा था, जब वही मुझे छोड़ के जा चुका है तो अब मैं किससे बात करूं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो अब दादी मां ने कहा कि अब मेरे काम का कुछ भी नहीं है, अब तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं ज्यादातर समय अपने आप को बिजी रखूंगी। स्पिनिंग व्हील, आपने महात्मा गांधी को देखा होगा जो चरखा चलाते हैं, तो ये भी अब दादी मां ने क्या किया कि एक चरखा को हमेशा चलाया कर रही हैं और अपने आप को ये बिजी रखने की कोशिश कर रही हैं। तो हर समय स्पिनिंग व्हील का ये हेल्प ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। अब सुबह से शाम तक दादी मां अपने आप को बहुत बिजी कर चुकी हैं, केवल एक ही काम कर रही हैं, दो काम। एक काम वो क्या कर रही हैं कि स्पिनिंग द व्हील कर रही हैं और दूसरा रिसाइटिंग प्रेयर्स कर रही हैं। एक काम और कर रही हैं। आपको एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट, ठीक है, डिड द ग्रैंड मदर डू, ठीक है, व्हेन द आर्थर वेंट टू यूनिवर्सिटी। जब आर्थर यूनिवर्सिटी चला गया तो ग्रैंड मदर क्या किया करती थी, तो अब आपको बताना है कि क्या किया करती थी। तो पहला चीज स्पिनिंग व्हील करती थी, दूसरा रिसाइटिंग प्रेयर करती थी, तीसरी चीज बता रहा हूं, ओनली इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के समय थोड़ा मिनट का इनको समय मिलता था, ये ब्रेक लेती थी, रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। और आफ्टरनून के समय कुछ समय के लिए रिलैक्स लेती थी, अपने चरखे को छोड़ती थी और जो है रिसाइटिंग प्रेयर को छोड़ती थी, और उस समय ब्रेक लेके जो स्पैरोज हैं उन स्पैरोज को ये फीडिंग करती थी। ठीक है, तो तीन चीजें करती थी दादी मां, याद रखना अच्छी तरह से। कब, जब आर्थर कहां चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं भाई? देखो मैं क्या बताऊं, आप लोगों ने 8:30 बजे से लगा हुआ हूं और 9:15 हो गया, सॉरी 9:45 हो गया, 9:45, लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है और आपके साथ हम लगातार लगे हुए हैं। आप लोग ये तो बता दो कि कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, अपनी आनंद को एक्सप्रेस करिए। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सभी को पूरी बात समझ में आ रही है? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। अब ये क्या करती थी, वरांडा में बैठ जाती थी और वहां पे जो है छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेती थी, चपाती के, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस तोड़ के, और 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, और बहुत ढेर सारे बर्ड्स आते थे, उन सबको ये दे देती थी। ठीक है, कलेक्टेड राउंड, उनके चारों ओर आ जाते थे।
हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बिडलाम ऑफ चॉपिंग। बिडलाम समझते हैं आप लोग? बिडलाम का मतलब होता है अपरोर। बहुत ज्यादा जब कहीं पे शोर शराबा हो जाए तो उसको बोलते हैं बिडलाम। और ये शोर शराबा किसका हो रहा है? ये चॉपिंग का हो रहा है। जो पक्षियां हैं, जो स्पैरोज हैं, ठीक है, जब वो आवाज कर रही हैं तो उनकी आवाज से एक शोर शराबा क्रिएट हो रहा है और वो शोर शराबा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि जब पक्षियां चहचहाते हैं तो अच्छा लगता है। तो वेरिटेबल जो वर्ड है ये इंफेसिस करने के लिए आता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बिरलाम क्रिएट हो रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में शोर इन पक्षियों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, तो ये दृश्य वास्तव में बहुत ही शानदार है। हाँ, अब मैं मुझे बार बार मूवी के दृश्य याद आते हैं। एक मोहब्बतें मूवी है, तो मोहब्बतें मूवी में मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जी का रोज का काम रहता था, और भी कुछ मूवीज हैं आपने देखा होगा कि वो जो है कुछ दाने लिए रहते हैं हाथों में, और जो डिफरेंट बर्ड्स आते हैं उनको ऐसे फेंका करते हैं और वो लोग खा रहे हैं। और ये उस मूवी में भी है, जो है सूर्यवंशम में भी एक दृश्य है जहां पे हमको दिखाई पड़ता है कि अमिताभ बच्चन और उनकी वाइफ दोनों लोग जो है पक्षियों को फीडिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है यहां पे ये फीडिंग करा रहे हैं, जो पक्षियां हैं वो चहचहा रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Some came and passed on her legs। अब ये जो पक्षियां कहा जाता है ना, जब जानवरों से हमको प्यार हो जाता है ना, जब कहा जाता है कि हम एनिमल से, ये जो क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जब इनसे जुड़ जाते हैं तो इनके प्यार करने का एक अपना ही ढंग है। अनकंडीशनल लव, जो अनकंडीशनल लव हमें ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं चालाक टाइप के होते हैं, लालची टाइप के होते हैं। हमें अपना प्रोग्रेस चाहिए होता है, और हम अपने प्रोग्रेस के लिए हम किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां क्रिएट करने की और दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग जिस तरह से टेंडेंसी दिखाते हैं, ये जो एनिमल्स हैं, जो पशु पक्षियां हैं, ये किस तरह से उनसे डिफरेंट है। और देखिए दादी माँ को किस तरह से, जो दादी माँ का प्यार है कि ये अपने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस जो है करके उन पक्षियों को दे रही हैं। तो पक्षियां किस तरह से अपने प्यार को दिखा रही हैं, उस प्यार को हम देखते हैं। तो देखते हैं भैया कैसे प्यार दिख रही हैं। जो कुछ पक्षियां ऐसी हैं जो आके बैठ जा रही हैं, आ रही हैं, पर्च्ड का मतलब होता है बैठना, जो आके बैठ जा रही हैं दादी माँ के जो लेग्स हैं, क्योंकि दादी माँ ऐसे बैठी हुई हैं और बैठ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हैं, तो उनके आके पैर पे बैठ जा रहे हैं पक्षियां, छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्पैरोज। आगे ध्यान दे, और अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ ऐसे हैं जो उनके शोल्डर्स पे आके दादी माँ के बैठ जा रही हैं। क्या शानदार दृश्य है। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ ऐसे हैं जो आके उनके हेड पे बैठ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य। दादी माँ प्यार से उन सबको खिला रही हैं, कुछ पैरों पे, कुछ कंधों पे, कुछ आके हेड पे दादी माँ के बैठ जा रहे हैं। और दादी माँ क्या गुस्सा रही हैं कि तुम मेरे पैरों पे क्यों बैठे हुए हो, तुम मेरे हेड पे क्यों बैठे हुए हो, तुम मेरे कंधों पे क्यों बैठे हो? बिल्कुल नहीं, दादी माँ तो मुस्कुरा रही है, क्योंकि दादी माँ को प्यार मिल रहा है। She smiled but never shooed them away। अब ये सूड देम, सू का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को भगाने की कोशिश करते हैं, अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है, तो ये सूड होता है, सू। तो ध्यान देना कि दादी माँ उनको बिल्कुल भी भगाने का प्रयास नहीं कर रही हैं, बल्कि स्माइल कर रही हैं। ठीक है, एंड इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और वास्तव में दादी माँ के लिए ये उनके पूरे दिन का सबसे ज्यादा खुशी वाला आधे घंटे का समय होता था। तो एक बात और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो रहा है कि ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि दादी माँ पक्षियों के साथ कितना समय बिताती थी, तो याद रखना है आधे घंटे बिताती थी। ठीक है, डेली अपने जीवन का आधा घंटा दादी माँ इन पक्षियों के साथ देती थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ ग्रैंड मदर ड्यूरिंग द डे। ग्रैंड मदर का दिन का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट समय कौन था? तो यही समय था व्हेन शी यूज्ड टू पास हर टाइम विद द स्पैरोज, विद द बर्ड्स, फीडिंग देम द बिट्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। बहुत ही शानदार चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लोग एक दूसरे से दोस्ती भी कर रहे हैं, कोई प्रयागराज का है तो कोई भदोही का है, एक दूसरे को आप लोग बता रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? दादी माँ, अब जाके दादी माँ को थोड़ा सा खुशी वाला मौका मिला है, किसी तरह से उनको ये लग गया कि अब तो
ह्यूमन बीइंग से तो प्यार मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो प्यार कहाँ खोजो, इन जो एनिमल्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं, इनमें अनकंडीशनल लव होता है, इनमें खोजो, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आथर जो है यूनिवर्सिटी जा चुका था, अब आथर और पढ़ना चाहता है। आथर की इच्छाएं एक के बाद एक हैं कि वो अपने को आगे बढ़े, माँ बाप उसके यही चाह रहे हैं। तो अब आथर अगले स्टेप में कहाँ जाने जा रहा है, When I decided to go to abroad for further studies, अब आथर ने डिसाइड किया कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब्रॉड जाऊंगा, अब मैं विदेश जाऊंगा आगे की पढ़ाई के लिए। तो अब क्या होगा भैया, अब विदेश जा रहे हैं। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और उसे इस बात का पक्का श्योरिटी था कि जब अभी तक तो मैं कम से कम देश में था तो ग्रैंड मदर को यह लगता था चलो इसी देश में है, और जब मैं विदेश चला जाऊंगा तब तो ग्रैंड मदर पूरी तरह से अपसेट हो जाएगी। इस बात के लिए आथर एकदम निश्चिंत था। अब देखते हैं क्या होता है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, आथर को कितने साल के लिए विदेश जाना है, 5 साल के लिए उसे जाना है, 5 साल के लिए उसे स्टडीज के लिए जाना है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो ग्रैंड मदर की एज थी उस समय कोई नहीं कह सकता था कि क्या ग्रैंड मदर के साथ वास्तव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर भाई 5 साल के लिए जाएगा, ग्रैंड मदर को ये लग रहा होगा कि 5 साल में तो मैं इस दुनिया में से चली जाऊंगी, क्योंकि बहुत एज हो चुका था। तो इस वजह से भी शायद ग्रैंड मदर अपसेट होगी, ऐसा आथर सोच रहा था। देखते हैं क्या होता है। क्या ग्रैंड मदर जाने देगी? क्या ग्रैंड मदर खूब रोने लगेगी कि मेरे बेटे मेरे को छोड़ के मत जा? ऐसा क्या होगा वो हमें देखने को मिलेगा। शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने के लिए एट द रेलवे स्टेशन के मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं किया और किसी भी इमोशन को अपने नहीं दिखाया। ठीक है, अब ध्यान दो, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आथर सोच रहा था कि वो बहुत ज्यादा मतलब कहीं अपने इमोशन को दिखाएगी, लेकिन ग्रैंड मदर ने बिल्कुल कोई इमोशन नहीं दिखाया। उसने यहां तक कि बात भी नहीं किया ग्रैंड मदर ने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, जो ग्रैंड मदर थी उसके लिप्स लगातार मूव कर रहे थे जैसे वो रिसाइट कर रही है किसी प्रेयर को। हर माइंड वाज लॉस्ट इन द प्रेयर, उसकी माइंड पूरी तरह से लॉस्ट था प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके हाथों में रोजरी का बीट्स था, उसको लगातार वो चैंट कर रही थी, काउंट कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उसने बहुत ही साइलेंटली मेरे फोरहेड को किस किया, माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और जब उन्होंने मेरे फोरहेड को चूमा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो उनके मुंह से उस समय चूमते समय जो मॉइस्ट फील हुआ, तो ऐसा लगा कि शायद अब जो है ग्रैंड मदर की ऐसी कंडीशन है कि बहुत जल्दी जो है इस दुनिया को अलविदा कह देंगी, ऐसा उसे लगा। और उसे लगा कि शायद ये मेरे और ग्रैंड मदर के बीच में अंतिम कांटेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब ये सिचुएशन काफी इमोशनल होता जा रहा है। ठीक है, कि ग्रैंड मदर जो है, आप खुद सोचो ग्रैंड मदर की क्या स्थिति हो गई है। मतलब ग्रैंड मदर ने अपने आप को पूरी तरह से अपने अब ग्रैंड चिल्ड्रन से अलग कर लिया है, क्योंकि उसे पता है कि अब ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे बस में नहीं है, ये अपनी दुनिया में जा रहा है, अपना आगे बढ़ रहा है। तो ग्रैंड मदर को रियलाइज हो गया है कि मेरी दुनिया तो कहीं और है, मैं बिना मतलब का इधर फंसी हुई थी। अब वो पूरी तरह से ग्रैंड मदर अपनी दुनिया में है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन, और ऐसा आथर सोच रहा है कि शायद मैं 5 साल बाद जब आऊंगा तो ग्रैंड मदर नहीं रहेगी। अब हमें यह देखना है कि क्या 5 साल में ग्रैंड मदर जब आथर आएगा तो जा चुकी होगी इस दुनिया से कि वो रहेगी। देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रैंड मदर कही कि इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूं बेटा, मैं तो बहुत सालों तक जीने वाली हूं। ग्रैंड मदर नहीं गई। ग्रैंड मदर जो है, बट दैट वाज नॉट सो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं सोच रहा था मैं 5 साल बाद आऊंगा तो मेरी ग्रैंड मदर नहीं होगी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद घर आया एंड वाज मेट बाय हर, और मैं उससे मिला अपनी ग्रैंड मदर से। स्टेशन पे फिर ग्रैंड मदर आई थी लेने के लिए। सोचो, ग्रैंड मदर इन्हों छोड़ी भी और लेने भी आई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मुझे एक भी दिन बूढ़ी नजर नहीं आई ग्रैंड मदर, यानी जैसा मैं 5 साल पहले उनको देखा था अभी भी ग्रैंड मदर कुछ वैसी ही दिख रही थी।
सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन अब भी ग्रैंड मदर ने बोला नहीं, तब भी नहीं बोली थी, अभी उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी, जब उसने मुझे गले लगाया, इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग द प्रेयर, और जब ग्रैंड मदर ने गले लगाया तो आर्थर सुन सकता था कि जो ग्रैंड मदर हैं उसके माउथ अभी भी चल रहे हैं लगातार, और उनसे वो रिसाइट कर रही है प्रेयर को। ठीक है, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर द स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फैबुलस रिब्यूक्स। और अभी भी आर्थर सोच रहा था कि मैं तो दादी माँ का सबसे प्यारा बच्चा हूं, दादी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, तो जब मैं आ गया तो अब दादी माँ क्या करेगी, मेरे पास आस पास घूमती रहेगी, अपना सारा काम छोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं था, दादी माँ ने तो अपने रास्ते एकदम से अलग कर लिए थे। वो दिन भर अपने उसी काम में स्पिनिंग द व्हील एंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी ये कर रही थी। और फिर वही दोपहर के समय जो उसका डेली रूटीन था, उस दिन भी उन्होंने अपने रूटीन को नहीं छोड़ा और दोपहर के समय बैठ गई और उन पक्षियों के बीच में, स्पैरोज के बीच में उनको उसी प्रकार से फीडिंग कराने लगी। और ध्यान देना है कि फ्राइवलस रिब्यूक्स बहुत अच्छा है। यहां ध्यान देना, जो वर्ड आया यहाँ पे फ्राइवलस वर्ड आप समझते हैं। फ्राइवलस का मतलब क्या होता है, लाइट हार्टेड। वो दादी माँ ये भी करती थी कि उन पक्षियों से बहुत प्यार भी करती थी, तो बार बार डांटने की भी कोशिश करती थी कि कोई पक्षी को डांट रही है कि, तो उस डांटने में भी कैसा था, बहुत प्यार था, वो गुस्से से बिल्कुल भी नहीं, वो प्यार से जैसे हम पुचकारते हैं ना, जिससे बहुत प्यार करते हैं कई बार, तो वही सेम चीज दादी माँ उन पक्षियों को भी पुचकार रही थी। फ्राइवलस का मतलब लाइट हार्टेड रिव्यू करने का मतलब पुचकारना होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आगे क्या हो रहा है भाई। इन द इवनिंग, अब हम बिल्कुल एंड में हैं, तो जितने भी लोग हैं पेशेंस से बनाए रखें, ठीक है। अब हम बिल्कुल एंड पे आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दादी माँ तो बहुत सालों तक जी रही हैं और अभी कितने सालों तक जिएंगी वो देखते हैं हम। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अचानक दादी माँ के व्यवहार में इवनिंग के समय परिवर्तन आ गया और ये परिवर्तन थोड़ा सा अलग टाइप का है। शी डिड नॉट प्रे, पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा हुआ जब आर्थर ने देखा कि दादी माँ ने आज प्रे नहीं किया। ठीक है, पहली बार। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, अचानक दादी माँ के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उन्होंने जो आसपास की महिलाएं हैं उनको बुलाया, सबको बुलाया, कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और कहीं से एक पुराना ड्रम लेके दादी माँ आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ड्रम को बजा बजा के गाना शुरू कर दिया। एक अलग प्रकार का जो है दृश्य आ गया। दादी माँ ड्रम लेके आई और कई महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और सबके साथ गाना शुरू कर दिया ड्रम को बजा बजा के। फॉर सेवरल आवर्स सी थाम्ड, बहुत घंटे तक, बताओ ये उम्र हो गया दादी माँ का, 100 साल से ऊपर की स्टेज में चल रही है और लगातार दादी माँ ड्रम पे अपने हाथ को पीट रही है, ठीक है, खूब ड्रम को बजा रही है। अब वास्तव में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब ध्यान देना, दादी माँ किस चीज को पीट रही है वो भी देख लो। जो ड्रम है वो किस तरह का ड्रम है जी, क्योंकि ड्रम कैसा है, बहुत ही पुराना है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि स्किन ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। जो ड्रम है, अगर कोई भी चीज डिलेपिटेटेड है तो डिलेपिटेटेड का मतलब बहुत ओल्ड, बहुत पुराना, जर्जर अवस्था में है तो उसे डिलेपिटेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ड्रम भी पुराना है तो उसका स्किन भी पुराना होगा। स्किन सैगिंग है, सैगिंग का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह लीजिए बाहर की ओर आता हुआ, मतलब उस तरह से टाइट नहीं है जैसे पहले होना चाहिए, जैसे नया होता है। और उसी पे दादी माँ खूब पीट रही है। आगे देखते हैं। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग सुने होंगे कि पहले के समय में जब कोई आपके घर में कोई मेहमान आता था या फिर कोई बहुत ऐसे बड़े लेवल का, जैसे शादी ब्याह होता है तो जब दूल्हा आने वाला होता है तब भी हम बजाते हैं, या बहुत पहले जब युद्ध वगैरह होता था तो लोग सेना में जब युद्ध से विजयी होकर आते थे तो ड्रम बजा के उनका स्वागत किया जाता था। तो ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ उसी तरह से आर्थर का स्वागत कर रही है कि आर्थर जो है एक वॉरियर हो और वो विदेश से पढ़ाई करके आ रहा है। ठीक है, तो उसके होम कमिंग को शायद हो सकता है कि दादी माँ इस तरह से ट्रिब्यूट करना चाह रही हो, सेलिब्रेट करना चाहती हो। आगे बढ़ते हैं जी।
वी हैड टू परसुएड हर, लेकिन दादी माँ तो एक अपनी दुनिया में थी, लगातार ढोलक पीटे जा रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि दादी माँ कर क्या रही हैं, इस ओल्ड एज में है, ठीक है, और इससे उनको दिक्कत हो सकता है। तो लोगों ने परसुएड किया, आर्थर और सब लोगों ने परसुएड किया दादी माँ को कि ये छोड़ दो, ठीक है, इससे क्या होगा, कहीं ज्यादा आपको स्ट्रेन ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सबने बहुत मनाया और इस तरह से जो है दादी माँ को मना के किसी तरह से ड्रम को बजाना छुड़वाया गया। That was the first time since I had known her that she did not pray। और वो पहला समय था जब पहली बार आर्थर ने देखा कि दादी माँ ने प्रे नहीं किया। अब ध्यान रखना, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि when was grandmother did not pray for the first time। ग्रैंडमदर ने पहली बार प्रे कब नहीं किया? तो ध्यान रखना, when the author came back from abroad after completing his 5-year studies। ध्यान रखना, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। और क्या हुआ, पहली सुबह, पहले दिन तो आपने देखा दादी माँ का इन्हीं सब में चला गया, और दूसरी सुबह फाइनली दादी माँ बीमार पड़ गई। दादी माँ बीमार हो गई अगली सुबह। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, और बीमार बहुत ज्यादा कुछ उस तरह का बीमारी नहीं था, हल्का सा बुखार था। जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि दैट इट वुड गो, कि ये बुखार बहुत हल्की सी है, मैं थोड़ी सी दवा दे रहा हूं, खिला दीजिए, बुखार अपने आप चला जाएगा। डॉक्टर ने भी एकदम सिंपल सा इसे लिया, एकदम सिंपल सा बुखार था। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर का सोचना दूसरे प्रकार से है। ग्रैंड मदर कह रही है कि नहीं, ये कोई सिंपल सा बुखार नहीं है, अब की बार बीमार मैं दूसरे प्रकार से हुई हूं। और देखो यहां से बहुत सीरियस सीन आ गया। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी मां ने कहा कि देखो अब मेरा जाने का समय आ चुका है, अब वो समय आ गया जब मैं जहां से आई हूं, जिस लोक से आई हूं, जिस दुनिया से आई हूं, जिस ब्रह्मांड से आई हूं, वहां मुझे वापस जाना होगा, ठीक है। तुम्हारे दादाजी मुझे बुला रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दादी माँ जो है फाइनली वो समय आ गया जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यस माय एंड इज वेरी नियर। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा कि देखो अब मेरे जीवन का बहुत कम समय है, ठीक है, मेरे जीवन का बहुत कम समय बचा है, कुछ घंटे बचे हुए हैं, अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। तो कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो है प्रे को उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। उन्होंने वही कहा कि चूंकि पिछले दिन आप सभी को पता है कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया था, ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत दुख की बात है कि मेरे जीवन का एकदम अंतिम समय आ गया है और मैंने ठीक उसके एक दिन पहले प्रेयर नहीं किया है, तो अब मुझे सुधार करना पड़ेगा, अब मुझे एक भी मिनट अपना गंवाना नहीं है, और जो भी मेरा समय बचा हुआ है उसे मैं पूरी तरह से प्रेयर में दूंगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहती, तो उन्होंने बता दिया मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं अपना जो भी समय है उस ईश्वर की आराधना में, उस परम पिता के परमेश्वर में अपना समय दूंगी। और पूरी तरह से उन्होंने कहा सब लोग अब दूर हो जाओ और मैं प्रेयर में लीन होने जा रही हूं। ध्यान दो भाई, अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि दादी माँ ऐसा मत करो, हमसे बात करो, लेकिन दादी माँ नहीं सुनने वाली है। दादी माँ अपने प्रेयर में जाने वाली हैं, अपने आप को एक दूसरी जगह, एक दूसरी दुनिया में जाने से पहले, आप कह सकते हैं कि उस दूसरी दुनिया में जाने से पहले दादी माँ अपने आप को तैयार कर रही है, ठीक है। देखते हैं, और सी लिफ्टेड, ओह सॉरी, ये थोड़ा सा अब ध्यान देंगे यहां पे, वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। दादी माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। सी ले पीसफुली इन बेड, अपने बेड में वो आराम से जो है लेट गई पीसफुली, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई एम टेलिंग हर बीट्स, और जो बीट्स है उनको उन्होंने फिर से काउंट करना शुरू कर दिया।
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और यहां तक कि अभी हम कुछ सस्पेक्ट करें, ऐसा हमें महसूस हो कि दादी मां जब अपनी अंतिम सांसें लेगी तो हमें पता चल सके, ऐसा हमें मौका भी नहीं मिला कि दादी मां कब प्रेयर कर रही थी और अचानक प्रेयर बंद हो गया। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अचानक उनके जो लिप्स हैं उन्होंने मूव करने बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो फिंगर्स हैं वो लाइफलेस हो गए, तो अब जो रोजरी बीड्स थे वो भी नीचे गिर गए। और इसी से हमें पता चल गया कि अब दादी मां इस दुनिया में नहीं रही। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और उसके चेहरे पे एक अजीब टाइप का, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो चेहरा धीरे धीरे पीला होता जाता है, तो वही कह रहा है कि ये पीसफुल कलरलेसनेस उनके चेहरे पे आ गया। ठीक है, और हमें अब ये पता चल चुका था कि हमारी दादी मां हमारे बीच में नहीं रही। तो फाइनली जो राइटर सोच रहा था कि दादी मां शायद बहुत पहले चली जाएगी, दादी मां, हमें क्या लगता है जब आप एक डीपर लेवल पे सोचें तो ऐसा लगता है कि जो दादी मां और आर्थर के बीच में रिलेशन था, शायद दादी मां उस रिलेशनशिप को एक समय देना चाहती थी, एक बार चाहती थी कि वो फाइनली जो है अपने ग्रैंड सन को देख ले, और शायद इसीलिए वो अपने आप को जीवित रखी हुई थी। और देखिए, जैसे ही ग्रैंड सन आता है उसके साथ वो एक दिन उसके आने की खुशी मनाती हैं और अपने प्रेयर तक को छोड़ देती हैं, और फाइनली जो है इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तो ऐसा कई बार फील होता है कि हो सकता है दादी माँ शायद इसीलिए रुकी हुई थी कि वो अपने एक बार ग्रैंड सन को देखना चाहती थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने फाइनली उनको बेड से उठाया, एंड एज इट्स कस्टमरी, जैसा कि प्रचलन में है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लेटाया। ठीक है, कवर हर विद अ रेड श्राउड, और एक रेड श्राउड से, श्राउड आप सभी को पता है जो मृत्यु जिसकी हो जाती है तो उसको जो कपड़ा उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ओढ़ाया जाता है, कवर किया जाता है, उसे श्राउड बोलते हैं। तो उस श्राउड से जो है इनको जो है कवर किया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे के बाद क्या हुआ, सुबह में, वी लेफ्ट हर अलोन, कुछ समय के लिए हम लोगों ने उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को छोड़ दिया। किस लिए? टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनका जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार होना, उसके लिए अरेंजमेंट की तैयारी होने लगी, कि जैसे लकड़ी वगैरह की जरूरत है और ढेर सारी चीजें जो है उसकी तैयारी होने लगी। थोड़ी देर के लिए उनकी बॉडी को छोड़ दिया गया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और फिर इवनिंग में फाइनली जो है जब सारी तैयारी हो गई तो उनके रूम में गया गया। एक स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई जिसपे जो है उनकी डेड बॉडी को रखी जाएगी, तो उसको लेके ये लोग गए। और क्या हुआ, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, कि ताकि उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य ढल रहा था। कितना अच्छा दृश्य है, क्या नेचर की मैजरी है, प्रोज लेसर में ये चीज देखने को मिल रहा है। वाह क्या बात है, दादी माँ इस दुनिया से जा रही है और उसको किस तरह से दिखाया गया है कि इवनिंग का समय है, सूर्य धीरे धीरे ढल रहा है, दादी माँ इस दुनिया को छोड़ के जा रही है, हम दादी माँ को लेके जा रहे हैं। द सन वाज सेटिंग, सूर्य भी धीरे धीरे ढल रहा है। एंड हैड इट हर रूम, ठीक है, हैड लिट हर रूम, और सूर्य ने फाइनली जो है दादी माँ के रूम में ढलते हुए जो सूर्य का प्रकाश आया, उससे दादी माँ का रूम एकदम से जगमगा उठा। जो शाम के समय की लाइट होती है, थोड़ी गोल्डन टाइप की लाइट होती है, तो वो दादी माँ के रूम में पड़ रहा है और बरामदा में पड़ रहा है विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और गोल्डन लाइट से उनका रूम और बरामदा पूरी तरह से भरा गया। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो सेटिंग सन है, जो सन भी है, वो भी दादी माँ को आज अलविदा बोल रहा है। कितना मनमोहक और किस तरह से कितना इमोशनल दृश्य है, आप सभी समझ सकते हैं। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और फिर उसके बाद जो है हम कोर्ट यार्ड में जो है आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप द वेयर सी ले डेड, द स्टिप वाज wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। क्या दृश्य है, ऐसा दृश्य है कि अगर आप लोग थोड़ा भी इमोशनल होंगे तो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि दादी माँ ने अपने जीवन में एक कुछ अपने ग्रैंडसन के बाद यदि किसी से सच्चा प्यार किया था, किसी के प्रति ममता दिखाई थी, तो वो स्पैरोज थे, जिनको रोज दोपहर के समय वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाया करती थी। वो स्पैरोज जो उनके अपने बच्चों की तरह प्यारे थे, जिनको पुचकारा करती थी, हल्की डांट लगाया करती थी,
आज वो स्पैरोज दादी, जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर हैं, उनकी बॉडी के आसपास पूरे बरामदा में हजारों की संख्या में घेर के बैठे हुए हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बहुत दुखी हैं स्पैरोज। देखते हैं आगे क्या होता है। यस, लेकिन अब एक बात देखना है कि जो ये स्पैरोज हैं, जैसे दादी माँ पहले इनको ब्रेड दिया करती थी छोटे छोटे टुकड़े, तो स्पैरोज खूब ज्यादा शोर मचाते थे। आप लोग को एक फ्रेज याद होगा, द अ वेरी टेबल, ठीक है, बेडलाम ऑफ चॉपिंग। क्या वैसा ही बेडलाम अभी आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अब वही जो स्पैरोज जो कभी चहकते थे, शोर मचाते थे, आज वो स्पैरोज एकदम से साइलेंट है। देयर वॉज नो वॉइस, देयर वॉज नो चॉपिंग। आज कोई चहचहाट नहीं है, कोई उनकी आवाज नहीं आ रही है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। जो आथर है उसकी फैमिली उन बर्ड्स के लिए सॉरी फील कर रही है, और उनको लगा कि शायद दादी माँ जो है इनको ब्रेड खिलाया करती थी, तो अगर हम इनको ब्रेड दे दें तो शायद इस स्पैरोज को कुछ बेहतर फील हो। और उन लोगों ने क्या किया, जो आथर की मदर है, माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी ने कुछ ब्रेड लेके आई और उनको तोड़ के जो है, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे पीसों में तोड़ा, टुकड़े में छोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको देती थी, ऐसे इन्होंने भी उन स्पैरोज को जो है ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी ओर फेंक दिए कि शायद ये स्पैरोज खा लें और खा के यहां से चले जाएं। लेकिन यहां ध्यान देना, रिएक्शन कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा? द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन स्पैरोज ने, शायद ये पहली बार उनकी लाइफ का था कि उन्होंने ब्रेड को देखा भी नहीं। ब्रेड उनके सामने फेंक दिया गया कि खा लो, लेकिन स्पैरोज ने एकदम से साइलेंट थे, उन्होंने ब्रेड को एक नजर भी नहीं उठा के देखा, और वो बहुत दुखी थे। When we carried my grandmother's corpse off, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को फाइनली ये लोग उठाए, they flew away quietly, वो बहुत ही आराम से वहां से चुपचाप उड़ के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उसके बाद वो दोबारा लौट के नहीं आए कभी भी, क्योंकि अब दादी माँ जो उनकी प्यारी, वो जा चुकी थी इस दुनिया से, और वो ब्रेड वैसे के वैसे स्वीपर ने हटा दिए दूसरे दिन। इसी के साथ आप सभी की क्लास हो गई। उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से समझ में आया होगा। आप लोग जल्दी से बताएंगे कि क्या आप लोग को समझ में आया चैप्टर, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको सारी बातें, एक एक बातें क्लियर हो गई। पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 11th का, जो केबीएस पीजीटी का सिलेबस है। केबीएस पीजीटी का पहला चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग को फाइनली कैसा लगा। राजू चौहान जी, बहुत थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, मैं बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश कर रहा हूं, एक आथर जो है उसके इमोशन को बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें। प्रज्ञा सब कुछ तो बता रहे हैं, आप जब क्लास में शुरू से रहेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आप शुरुआत से रहेंगे तो मैंने ढेर सारे, पूरी क्लास वीडियो को आप फिर से देखिएगा, आपको मैंने बीच बीच में हर जगह बताया है कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब बताया है, तो डोंट वरी। मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप लोग भूलोगे नहीं। मुझे याद है कि जब हम लोग केबीएस में पढ़ाते थे केंद्रीय विद्यालय में, तो इतना बड़ा पीरियड नहीं होता था, 40 मिनट का पीरियड होता था, और 40 मिनट में मुश्किल से हमें 30 मिनट मिलता था पढ़ाने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस भी लेनी रहती थी, ठीक है।
तो मुश्किल से, और उसी में होमवर्क वगैरह भी देना रहता था, तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की हम क्लास ले पाते थे। अब 25-30 मिनट की क्लास में पूरा चैप्टर कभी हो नहीं पाता था, तो इमोशन आधे में आके रुक जाता था। अब तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये डिसाइड करके पढ़ा रहे हैं कि भैया इसे आज ही पढ़ाना है, अगर आज नहीं पढ़ाएंगे तो जो हमारा प्लान है वो असफल हो जाएगा और आपकी कोर्स को हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना समय लग जाए, उसकी तो हम परवाह ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि आपको केवीएस क्वालिफाई करा के मानना है, और इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रज्ञा, चैप्टर के अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल चैप्टर को अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट ईमानदारी से पढ़ लें और आपको हर एक चीज समझ में आ जाए तो केवीएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब न दे पाए। ठीक है, इसलिए बस ईमानदारी से चैप्टर को पढ़ें आप। अब फाइनली जो है ये तो हो गया। अब एक छोटा सा पीपीटी जो मैंने बनाया था उससे रिलेटेड मैं आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूं कि आज मैंने जो प्लान में मेरे था वो क्या क्या था, वो देख लें आप। और आप लोग को ये पीपीटी देखिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सी चीजें कर रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ये ऑफलाइन क्लास मैंने आज तक जो है इतना ज्यादा मटेरियल कभी, यहां तक कि कभी भी जो भी बैचेज पढ़ाया नहीं दिया, लेकिन पहली बार दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं कि आप बैठ के नोट्स बनाएं। इसलिए आपका काम मैं कर रहा हूं। मैं पीपीटी पे रोज 2 से ढाई घंटे दे रहा हूं कि आपकी एक बेहतर, हर क्लास की एक बेहतर पीपीटी बनाऊं, और उस पीपीटी को आपको डेली दूंगा। मैंने आप लोग को कल की क्लास का जो केवीएस टीजीटी का पहला क्लास था उसका पीपीटी ग्रुप में भेज दिया है। आप लोग बताएंगे आप लोग को मिला कि नहीं मिला। और आज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीपीटी अभी तुरंत थोड़ी देर में आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपको इसका भी पीपीटी मिल जाएगा, ताकि डेली बाय डेली आपको जो पीपीटी मिल रहा है आप उसे प्रिंट करवा लें, चाहे उससे पढ़ लें, आपका उसी से काम हो जाएगा। आपको अतिरिक्त कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दे, बिल्कुल हरेन जी, इमोशनल तो मैं खुद हो गया। इमोशनल तो ऐसा चैप्टर है कि जो इमोशनल हमें कर देगा। अब आगे ध्यान देंगे आप सभी कि ये जो है आज केवीएस की ये पहली क्लास थी हमारी पीजीटी की। ठीक है, और यहां पे हमने आपको जो शुरुआत में पढ़ाया था कि चैप्टर का एक हमने सेंट्रल आइडिया दिया था कि वास्तव में चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो वो चैप्टर के बारे में मैंने आपको बेहतर बताया था, और उसके बाद से मैंने ये भी बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह 2 कैरेक्टर हैं, उनके बारे में बताया था, वो भी आपके सामने है। साथ ही साथ ये मैंने जो इमेज लगाया, जानबूझ के ऐसा इमेज लिया है जिससे कि आपको ये भी पता चले कि यहां पे जो है आपको ये पता चलना चाहिए, चलिए, कि यहां पे जो है आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने ईयर भी शो किया है कि खुशवंत सिंह का जन्म कब हुआ था और खुशवंत सिंह की डेथ कब हुई थी। तो आप याद रखना, जो भी राइटर उसका कम से कम डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपको याद रखना है। तो 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी डेथ हुई थी खुशवंत सिंह की। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से जो है ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप सभी के लिए। जो भी चीजें मैंने पढ़ाया है उसको बहुत कम शब्दों में पॉइंट वाइज करके आपका नोट्स बना दिया है। एकदम शुरू से एक समरी आपको मिल गई है, पूरी हाईलाइट आपको मिल गई है कि जो है आपको इसमें क्या क्या है। भाई राजीव जी पूछ रहे हैं कि किस ग्रुप में ये पीपीटी मिलेगा। राजीव जी, आप जो हमारा ग्रुप है टारगेट विद एसके सर का, उसे यूट्यूब पे सर्च करें, टारगेट विद एसके सर मिलेगा। आप रिक्वेस्ट भेज दें, वहां आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी लोग हमारे स्टूडेंट हैं जो बैचेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसका एक लिंक यहां पे भेज दें चैट बॉक्स में, ताकि इनको मिल जाए और ये यहां से ज्वाइन कर सकें। तो अब ध्यान देंगे, आपको यहां पे पूरा आपको मिल जाएगा कि पूरी समरी है कि आर्थर जब लिटिल चाइल्ड था तो उस समय क्या सिचुएशन थी, फिर जब वो ग्रैंड मदर का जो है पूरा आपको स्केच मिल जाएगा, फिर उसके बाद से जब आर्थर सिटी में आ गया तब क्या हुआ, जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तब क्या हुआ, जब वो अब्रॉड पढ़ने गया तब क्या हुआ, फिर जब अब्रॉड से 5 साल बाद आया तब क्या है। सारी चीजें यहाँ पे बहुत खूबसूरती से यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है। आपको बस इसे पढ़ लेना है, समरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरी क्लास देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। अब सबसे लास्ट में जिसके साथ आज की क्लास को मैं एंड करना चाहूंगा वो देख लें आप,
वो क्या है कि वैल्यू हाइलाइट्स ऑफ इन द चैप्टर। जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको क्या वैल्यूज मिलता है, क्या मॉरल टीचिंग मिलती है, ऐसी क्या चीज है जो आपको सिखाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली चीज है वो लव एंड प्रोटेक्ट द एल्डरली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दादी माँ के कैरेक्टर से हमें क्या पता चल रहा है कि दादी, ये तो दादी माँ चलो एक बहुत ही अलग प्रकार की थी कि दादी माँ ने अपने आप को जब लगा कि उन्हें अब जो उनका परिवार है उनसे उनको उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है जैसे मिल रहा है, जैसे मिल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की आराधना में लगा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसे सारी दादी माँ नहीं होती। बहुत सी दादी माँ अकेले में रोया करती हैं कि हमने कैसे बेटे को जन्म दिया, हमारे कैसे पोते पोतियां हैं, कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बागवां, उस मूवी में देखिए पेरेंट्स के दर्द को कैसे दिखाया गया है कि जो बेटे हैं वो आपस में वो कर रहे हैं, पेरेंट्स ने इतना मेहनत किया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी बच्चों पे, और जब बच्चे बड़े हुए तो उनको लग रहा है कि हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर कष्ट हैं, हमारे दादा दादी हमारे ऊपर कष्ट हैं। तो सोचो उन पेरेंट्स को कैसा फील होता होगा। तो ये एक चैप्टर हमें दिखाता है कि किस प्रकार से आज की जो सोसाइटी है वो इतना आगे बढ़ती जा रही है कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति जो अपने दायित्व हैं, जो अपने एल्डर्स हैं उनके प्रति जो दायित्व हैं उनको नहीं निभा रहे हैं। तो एक तो ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे ध्यान दें, गिव कंपनी टू एल्डरली। जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो क्या चाहते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा है कि जो हमारा ग्रैंडसन है, जो हमारा ग्रैंड डॉटर है या हमारा जो बेटा है वो एक बार आके हमसे बात कर ले, हमें थोड़ा सा समय दे दे, हमसे थोड़ा सा बात कर ले। वो आपसे रुपया पैसा नहीं मांगती हैं, वो सिर्फ आपसे थोड़ा समय मांगते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज के समाज में हम इतना डेवलप्ड हो गए हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स हमसे बहुत पीछे हो गए हैं, हमारे उनके बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है। हम एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन शायद उनसे बात करने के लिए हमारे पास 2 मिनट भी नहीं है। यह दुख की बात है। तो इस बात को भी हाईलाइट किया गया है। और सबसे लास्ट में कंपैशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। यहां पे आप दादी माँ के कैरेक्टर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार दादी माँ ने एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति अपने प्यार को दिखाया है। जब वो गांव में रहती थी तो वहां पे जो डॉग्स हैं उनको केयर करती थी कि वो अपने साथ चपातीज ले जाती थी, और जब उधर से लौट के आती थी स्कूल से खुशवंत सिंह के, तो वहां से वो रास्ते में डॉग्स उनके पीछे आते थे, उनको चपातीज देती थी, और इस तरह से उनका जो है अपने डॉग्स जो एनिमल्स उनसे प्रेम को दिखाती थे। जब उसके बाद से जो है जब वो सिटी में गई तो अब वहां डॉग्स तो थे नहीं, तो उसकी जगह अब ये स्पैरोज को रोज आफ्टरनून में आधा घंटा निकालती थी और अपने चबूतरे पे बैठ जाती थी कोर्टयार्ड में, आंगन में, और वहां पे स्पैरोज आते थे और वहां से ये जो है डेली छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े करके देती थी। तो इस तरह से यहाँ एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति प्यार को दिखाया गया है। और आप देखते हैं उसका रिटर्न भी मिलता है कि जब दादी माँ का डेथ हो जाता है तो सारे स्पैरोज आ जाते हैं अपने प्यार को, अपने इमोशन को प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है फाइनली आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर एंड हो गया, लेकिन इस चैप्टर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अगर आप वास्तव में एक ह्यूमन बीइंग की फीलिंग रखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें आप सीखे हैं इससे आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करेंगे, और आज से आप अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने एल्डर्स को भी थोड़ा समय देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू लेक्चर। ठीक है, और कल टीजीटी की क्लास होगी तो कल हम फिर क्लास 6 के किसी दूसरे चैप्टर को लेकर चलेंगे। सभी को गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।